बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ऑनलाइन स्टूडेंट से कंफर्म करूंगा, बट आपके पास आवाज़, स्क्रीन, वीडियो सब ठीक है? काइंडली कंफर्म करें आपके पास आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़, स्क्रीन, वीडियो सब ठीक है आपके पास? ऑल इज़ ओके? ऑल राइट। आप लोग कैसे हैं? खैर खैरियत से? ठीक है। सबसे पहले तो अल्लाह के नाम से इस नए सेशन को, एक नई जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। आज का सेशन हमारा ओरिएंटेशन सेशन है। आज हम इस पूरे कोर्स के हवाले से चीज़ों को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि टेक्स्ट में कैरियर कैसे बनाया जा सकता है, किस किस्म की इसमें आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी, क्या क्या चीज़ें होंगी जिसको आप इंशाल्लाह इस कोर्स में सीख सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें आज मैंने आपसे डिस्कस करनी हैं। आज का सेशन इंशाल्लाह जो भी टेक्स्ट में करियर बनाना चाहता है, किसी भी प्रोफेशन से आए, किसी भी क्वालिफिकेशन से आए, मगर टेक्स्ट में अगर वो प्रोफेशन बनाना चाहता है, करियर बनाना चाहता है, तो उसके लिए बड़ा यूज़फुल है ये सेशन। ठीक है? इसलिए मैं आपसे बड़ा खुल के बात करूँगा बहुत सारी चीज़ों पे। ऑनलाइन बेटा, आप मुझे अगर क्विकली सिटीज़ बता दें कि आप कहाँ-कहाँ से हैं, तो मुझे थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाएगा। चूँकि ये ऐसे कोर्सेज़ हैं, ये कोर्स आया कहाँ से? अपनी-अपनी सिटी लिख दें जल्दी से। कराची, कराची, डेरा गाज़ी खान, जल्दी-जल्दी बेटा, फैसलाबाद, कोयटा, कराची, 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 सांगला, सांगला है ना? ओके, पेशावर, शेखुपुरा, कराची, फिर कराची, लाहौर, फैसलाबाद, लाहौर। अच्छा, इसका मतलब है कि मोर और लेस पूरे पाकिस्तान से बचे। दिस शोज़ कि डिमांड टेक्स्ट की नॉलेज की डिमांड है, बल्कि बढ़ रही है वक्त के साथ। सबसे पहले फर्स्ट चीज, अच्छा सखर नारोवाल भाई, बस बस ठीक है, बहुत समझ हो गया। तो सबसे पहली चीज ये है कि जो ये कोर्स है, इसकी मैं थोड़ी सी आपको स्टोरी बताऊंगा कि ये कोर्स मैंने कैसे डिजाइन किया। अब तक ये थर्ड बैच है, 2 बैचेस मैंने पढ़ाए हैं। जर्नी कैसी रही है, कैसे इस कोर्स ने इवॉल्व किया है, और थर्ड कैसे डिफरेंट होगा, क्योंकि पिछले 2 बैचेस भी जो मैंने पढ़ाए हैं उससे मैंने खुद भी कुछ लर्न किया होगा। तो उसको मैंने कैसे इवॉल्व किया, क्या चेंजेस किए, ये मैं आपसे शेयर करूंगा। ठीक है? अच्छा, सबसे पहली चीज, ये कोर्स जो हम कर रहे हैं, इसका आइडिया मुझे इस तरह आया कि मेरे पास अक्सर सीए के स्टूडेंट जो क्वालिफाई हो जाते हैं, आफ्टर क्वालिफिकेशन में अभी कुछ ऐसे अच्छे नाम भी हैं जिनकी बड़ी फर्में बन चुकी हैं, इस वक्त जबरदस्त काम कर रहे हैं, अच्छा अमाउंट बना रहे हैं। तो उनकी पहले दिन जब मेरे पास ऑफिस में आए थे कुछ साल पहले, और पहला सवाल किया था कि सर मैं टैक्स में फर्म बनाना चाहता हूँ, मुझे गाइड करें। तो उस जर्नी और आज के दिन को देखता हूँ तो बेतहाशा बहुत सारे लोग हैं। मेरे पास इतनी सक्सेस स्टोरीज हैं टैक्स में, मतलब अगर मैं आपको अगर गिनवाऊंगा तो इस वक्त वो लोग जिनको मैंने इनफॉर्मली गाइड किया था, इनफॉर्मली उस वक्त मैं पढ़ाता नहीं था ये कोर्स, उनकी सक्सेस स्टोरीज, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वो स्टूडेंट मुझसे बेहतर लोकेशन पे रहते हैं। मैं सरकारी घर में रहता हूँ, उनके अपने घर बन चुके हैं बड़े। ठीक है? मेरे सीए के अपने स्टूडेंट्स इस वक्त फर्म्स ओन कर रहे हैं। और अभी सीएटी के बैच 1 बैच 2 के, कल भी किसी बच्चे ने कॉल की, मैं ड्राइव कर रहा था, बार बार कर रहा था, तो मैंने स्पीकर पे ले लिया। सर अच्छा अमाउंट तो बना रहा हूँ, बट मुझे एलएलबी भी करना है, क्योंकि आपने बोला था, क्योंकि मैंने उनको बातें बताई थी ना, तो वो हुई हैं उनके साथ। तो देयर आर सो मेनी सक्सेस स्टोरीज। मगर ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? कॉन्सेप्ट आया मुझे यूके से। यूके में मैंने किसी दौर में देखा था, तो सबसे पहले एक टैक्स के हवाले से मैंने वहां देखा कि सीए, सीए, एलएलबी, ठीक है, एलएलबी करने वाले लोग, वहां पे भी सीए या एलएलबी करने वाले लोग
अगर टैक्स प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो फिर ये एक सर्टिफिकेशन हासिल करते हैं जिसको यूके में वो चार्टर्ड टैक्स एडवाइजर कहते हैं, चार्टर्ड टैक्स एडवाइजर, CTA। अच्छा, पाकिस्तान में भी कुछ लोग हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे या किसी छोटे लेवल पे सर्टिफिकेशन करते हैं। नाम तो उन्होंने यही लिया है, बट दैट इज नॉट CTA, दैट इज नॉट अ ट्रू CTA। वो सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर का कोर्स कराते हैं। बहरहाल मैं भी उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि अपनी तरफ से वो भी खिदमत कर रहे हैं। हर बंदा जो इस प्रोफेशन के लिए खिदमत करेगा मुझे बड़ा अजीज है। मैंने, क्योंकि चार्टर्ड वर्ड नहीं था पाकिस्तान में, तो पहले सोचा ये लाने की कोशिश करता हूँ गवर्नमेंट लेवल पे, ताकि गवर्नमेंट के लिए खिदमत की जाए। गवर्नमेंट के पास किसी या किसी जगह पे मैं गया, मुझे लगा ये बात या तो हो नहीं पाएगी या तो इतना टाइम ले लेगी कि फजूल हुई। तो फिर मैंने कहा ओके, मैं खुद इंडिविजुअल लेवल पे ये काम करता हूँ। मैंने थोड़ी सी गवर्नमेंट को, वैसे तो ऑफिशियल लेवल पे नहीं, पर्सनल लेवल पे रिक्वेस्ट की और प्रोसेसेस कुछ फॉलो किए। तो एक इंस्टीट्यूट सेटअप किया मैंने अपना खुद का, इस पर्पस के लिए, ताकि ये काम मैं कर सकूं। उसका नाम मैंने रखा इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और उसको रजिस्टर करा दिया गवर्नमेंट के पास मुख्तलिफ जगह पे, मसलन जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि एक नाम कोई और यूज ना कर सके। ये IC टेप इदारा बनाया गया ताकि टैक्स एडवाइजरी का ये जो गैप है ना पाकिस्तान में, मैं इसे पूरा कर सकूं। यूके में तो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की इजाजत से चार्टर्ड टैक्स एडवाइजर है। आप वहां पे कोई भी टैक्स एडवाइजर देखेंगे ना, तो उसके साथ लिखा होता है LLB और CTA। वहां पे देखा होगा FCA, CTA। तो CTA वहां करना जरूरी है, क्योंकि टैक्स की एडवाइजरी करने के लिए आपके लिए ये टोटली इनसफिशिएंट है, टोटली इनसफिशिएंट है। LLB में हमारे पास कितने कोर्सेज होते हैं टैक्स के, जिसके जरिए वो टैक्स की एक्सपर्टीज सिखाते हैं। टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, जितना मैं कोर्स को जानता हूं, तो पाकिस्तान में शायद एक कोर्स टैक्स का ऑफर किया जाता है, और उसमें भी क्या चीजें पढ़ाई जा सकती हैं, एडवाइजरी तो नहीं कर सकते। यूके का एक बड़ा मशहूर हो रहा है पाकिस्तान में एक्सटर्नल प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का, जिसमें वो LLB पाकिस्तान से कर सकते हैं, और इवन बार एट लॉ भी अभी, जैसे आपको पता हो, शायद कर सकते हैं, मगर उसमें टैक्स का कोर्स ही नहीं, नो कोर्स ऑन टैक्स। चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, केफ लेवल की, फाइनल लेवल की। मैं आपको फाइनल CA फाइनल की बात कर रहा हूँ, उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जो CA छोड़ के टैक्स एडवाइजरी में आना चाहते हैं। जो CA करके टैक्स एडवाइजरी में आना चाहते हैं, मैं उनकी बात करता हूँ आपसे, क्योंकि मेरे हाथ से गुजरे हैं ना सक्सेस स्टोरीज इतनी सारी हैं। CA किया, क्वालिफाई हुए, कहते हैं जी मैं अपनी फर्म बनाना चाहता हूँ। अच्छा जी, अपनी फर्म बनाने के लिए एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या चाहिए? क्लाइंट्स, क्लाइंट्स चाहिए, नॉलेज नहीं, क्लाइंट्स चाहिए। CA फर्म, CA की फर्म है जो ऑडिट करेगी, ऑडिट फर्म, ऑडिट। एक फर्म नहीं बनी मेरी नजर में, जो मैंने देखी हो पिछले 20 साल में, जो सिर्फ ऑडिट की बेसिस पे सक्सेसफुल हो। गिव मी वन एग्जांपल कि जिसने ऑडिट की बेसिस पे फर्म बनाई हो। गिव मी वन एग्जांपल। कोई फर्म ऑडिट पे बन के सरवाइव ही नहीं कर सकती, क्योंकि ऑडिट की फी पीनेट्स मिलते हैं। कितनी फी मिलती है? 30,000 पूरे साल का ऑडिट करने के लिए, वन एक्टिविटी, वन एक्टिविटी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 25,000 30,000 रुपए सिर्फ मिलते हैं साल के ऑडिट करने के। उठाएं बड़ी कंपनीज, तो वो छोटी फर्म के पास क्यों आएंगी बड़ी कंपनीज? तो बड़ी कंपनी तो बड़ी फर्म्स के पास जाती हैं ऑलरेडी, और मल्टीनेशनल तो आती ही नहीं है पाकिस्तानी फर्म के पास, क्योंकि उनका ग्लोबल ऑडिटर होता है। कौन? PwC। ऑडिट तो आपको मिलता ही नहीं है, तो पैसा कहां से बनाते हैं?
फिर दूसरा होता है भाई, इसका मतलब है कि मैं देखें जो ड्रॉप आउट करके टैक्स एडवाइजरी में आना चाहते हैं उनके लिए तो ये गोल्ड है, गोल्ड टैक्स गोल्ड है उनके लिए, जो सीए ड्रॉप आउट करके सीए, क्योंकि उनकी एग्जिस्टिंग नॉलेज इतनी हो चुकी होती है कि वो टैक्स में अच्छा नाम बना सकते, पैसा बना सकते। उनको छोड़ो, मैं तो बात कर रहा हूं जो क्वालिफाई होके फॉर्म बनाना चाहते हैं अपनी, विथ एसीए रिटन अगेंस्ट देयर नेम, वो भी टैक्स के बगैर नहीं कर सकते। अभी मैं साबित करके दिखाता हूं आपको कैसे। देखिए, इसका मतलब ऑडिट फर्म में ऑडिट से पैसा नहीं बनता, नहीं बनता। मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि मैं टैक्स ऑफिसर हूं। तुम लोग कभी भी किसी बड़ी फर्म के अकाउंट्स नहीं देख पाओगे, मुझे तो पता है ना भाई, ठीक है। वो किसी ने नहीं देखे होंगे कि क्या पैसे कहाँ से आते हैं। भाई मैं आपको बात करता हूँ तो बगैर वजह के नहीं कर रहा भाईजान। सेकंड जो होता है ना, किसी भी फर्म के लिए एक पैसा बनता है एडवाइजरी से, अच्छा पैसा बनता है, मगर एडवाइजरी मिलती कब है? मिलती कब है? मैं एक मिसाल देता हूँ। मैंने कहा मैं जरा खुल के बातें करूंगा ताकि इस दिन आपको जो एलएलबी से भी इस प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो सीए से ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे बड़ी नंबर सीए स्टूडेंट्स हैं, और जो खास तौर पे सीए को ड्रॉप करके या डिस्क्वालीफाई होने या किसी भी वजह से, उनसे मैं बात करूंगा तो खुल के करूंगा ना, क्योंकि हमारा आज ओरिएंटेशन है, सो दैट कि तुम्हें पता हो कि ये कैसे आपको ये फायदा देगी, और मैं अपने कोर्स को मैंने कैसे डिजाइन किया ये आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। और ये सारी चीजें मैं थोड़ी सी अगले आधे घंटे 40 मिनट में करना चाहता हूँ। भाई किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम क्या था? टैक्स का ही प्रॉब्लम था। उसने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में एक डिस्क्लोजर दिया और दो नाम बताए रिलेटेड पार्टीज के। पेएबल्स में एक नाम आ रहा था। हमने टैक्स वालों ने उन पे ऑब्जेक्शन रेज किया कि यार ये अकाउंट सही नहीं बने। ऑडिटर से अग्रीड अपॉन प्रोसीजर परफॉर्म कर लो। क्या बोला मैंने? अग्रीड अपॉन प्रोसीजर। ये क्या होता है? अग्रीड अपॉन प्रोसीजर ये एक किस्म की एडवाइजरी होगी। आप उससे जाओ, उसको काम दो कि मुझे इस पे ओपिनियन दे, मगर जिस चीज पे एग्रीड अपॉन प्रोसीजर करोगे हमें दिखा दोगे टैक्स वालों को, वरना हम नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। गए अपनी फर्म के पास जिससे ऑडिट कराया था। आपको पता है कितने मांगे उससे? 5 मिलियन। ऑडिट के कितने पैसे चार्ज किए थे? 5 मिलियन उससे मांगे फर्म ने कि 5 मिलियन दोगे इसके, उस कंपनी से। ऑडिट कितने लिया था? जिस कंपनी की मैं नाम तो नहीं बताऊंगा ऑब्वियसली, कंपनी कौन सी थी, मगर कंपनी बड़ी थी। उस बड़ी कंपनी से उस बड़ी फर्म ने ऑडिट में 3 लाख मांगे थे, 3 लाख लिए थे। ऑडिट के 3 लाख, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर के 5 मिलियन। मैंने उससे पूछा क्यों यार? कहते सर उन्होंने आपका नोटिस देख लिया, टैक्स का नोटिस देख लिया। अब उनको पता है कि जी टैक्स के मिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ मिलियन के नोटिस हैं, तो उस अग्रीड अपॉन पे वो डिपेंड कर रहे हैं। इसका मतलब समझते हो क्या है? कि बेटा एडवाइजरी मिलना भी आसान नहीं होता। एक फॉर्म बनाओगे एडवाइजरी मिलेगी। एडवाइजरी आउटसोर्सिंग भी किसी वजह से मिलती है, और वो वजह इवन क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए भी मेरे बच्चों टैक्स ही है। टैक्स ही है। टैक्स जब तक नहीं आता ना किसी को, वो फर्म नहीं बना सकता, चाहे क्वालिफाइड क्यों ना। तो इसीलिए 2-3 लड़के मिलके फर्म बनाते हैं, एक टैक्स वाला, एक ऑडिट वाला, एडवाइजरी वाला, मिलके फर्म्स बनती है, ठीक है। तो अगर एक क्वालिफाइड बंदा टैक्स के बगैर नहीं चल सकता, उसको भी टैक्स चाहिए। आप कहेंगे सर टैक्स तो वो पढ़ा हुआ है। आए जरा देखते हैं कि एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स कितनी पढ़ता है। एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके नाम के साथ एसीए आ चुका है, वो अपना रिटर्न भी नहीं फाइल कर सकता। उसको अपना साल का रिटर्न फाइल करना है ना, उसने टैक्स नया नया पास किया है, नया नया टैक्स पास किया है, अभी मेरिट मारा है उसने टैक्स में, सीफेप में, और क्वालिफाई हो चुका है उसी अटेम्प्ट में, अपना रिटर्न नहीं बना सकता। क्योंकि टैक्स ना, जो कोर्सेज पाकिस्तान में पढ़ाए जाते हैं उसमें सबसे बड़ा गैप क्या है कि नॉलेज एक हद तक, मैं अगर रैंक करूं टैक्स के लिए, तो एलएलबीस को टैक्स की नॉलेज कितनी होती है, यानी जब एलएलबी कर लेता है 0,
मैं तो उसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि नॉलेज मिली है उनको, मानने के लिए तैयार नहीं हूं। फर्म बनाने के लिए आ जाए, सीए को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को कितनी नॉलेज मिल चुकी होती है क्वालिफाई होने के बाद? मेरी नजर में वो 30 से 40% है बस। मैं इससे ज्यादा, क्वालिफाई हो गया है फाइनल का, फाइनल उसने क्वालिफाई किया है, मेरी नजर में ये 30% नॉलेज है, ये 30% नॉलेज है, नॉलेज। यानी ये एडवाइजरी भी नहीं कर सकता। अब कितनी नॉलेज इसको और हासिल करनी है कि वो टैक्स में प्रोफेशन बना सके? 70% नॉलेज। मैंने अभी नॉलेज की बात की है बेटा, स्किल की तो बात ही नहीं की है। स्किल तो जीरो है उसके पास। काम करने के लिए, फर्म बनाने के लिए नॉलेज नहीं चाहिए, स्किल भी तो चाहिए। ये स्किल कहां से मिलेगा? कोई इदारा ही नहीं है पाकिस्तान में जो स्किल दे। कौन सी स्किल? वो अब आप कोर्सेज देखोगे ना, जिस नाम से मैंने कोर्सेज डिजाइन किए, ये वो है ही ये स्किल। मसलन एक कोर्स का नाम मैंने रखा है लॉ ऑफ टैक्स नोटिसेस। ये लॉ ऑफ टैक्स नोटिसेस क्यों रखा मैंने? क्योंकि सबसे ज्यादा एडवाइजर को नोटिसेस फेस करने पड़ते हैं। किस सेक्शन के नोटिसेस? सारे सेक्शन के नोटिसेस। तो नोटिस पढ़ेंगे और नोटिस का जवाब लिखना सीखेंगे। तो नॉलेज अगर इतनी कम है, इसका मतलब पाकिस्तान में गैप है। टैक्स एडवाइजरी तो बहुत है, काम तो बहुत है। अब देख लो, तो पूरा मुल्क बैठा था, अभी मैं नाम पूछना शुरू किया था। इसीलिए ये कोर्स डिजाइन किया मैंने। क्या करने के लिए? वो 70% जो नॉलेज गैप है ना, वो देने के लिए, और वो जो 100% स्किल सेट है ना, उसको कम करने के लिए। तो मैंने फिर जो इनिशियल 2 बैचेस इसके लिए लॉन्च किए, उसमें बड़ा एम्बिशियस एम्बिशियस मगर ऑब्वियस सी बात है, हर किस्म के उसमें स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे आप लोग हो, एलएलबी से, सीए से, सीए ड्रॉप आउट से, ग्रेजुएशन से, एससीसीए से। तो मुझे लगा कि ये जो मैं इसमें ऑब्जेक्टिव हासिल करूंगा ना, वो ऑब्जेक्टिव थे 3। सुनिएगा आप, आपको क्या किस तरीके से पैसा बनता है टैक्स का। अब मैं जरा आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये तो मेरी बातें थी ना कि मैंने क्या किया, अब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। देखो, ये चीजें करने के बाद क्या होता है, 3 तरीके से पैसा बनता है एडवाइजरी में। पहला, नंबर वन है कंप्लाइंस करा के पैसे आते हैं। कंप्लाइंस, ये कंप्लाइंस क्या है? टैक्स में टैक्स पेयर को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। कंप्लाइंस का मतलब यहाँ पे क्या है? रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। कौन सी रिपोर्टिंग करता है टैक्स पेयर? सबसे कॉमन तरीन रिपोर्टिंग है वो रिटर्न फाइल करता है, और विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स जमा करानी होती है। सबसे कॉमन तरीन कंप्लाइंस ये है। और फिर कंप्लाइंस की और भी तो है, मसलन कुछ टैक्स पेयर को नोटिस भी देने पड़ते हैं। बिजनेस बंद कर रहे हो तो 15 दिन में नोटिस दे दो, टैक्स पेयर नहीं देने होते हैं नोटिस। और कुछ स्टेटमेंट्स भी होंगी, एड्रेस चेंज किया है तो उसके लिए स्टेटमेंट्स फॉर्म्स जमा करने होंगे। ये कंप्लाइंसेस होती हैं जो टैक्स पेयर को करनी होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की। ये काम टैक्स पेयर खुद कर ही नहीं सकता, ये काम टैक्स एडवाइजर करता है। और ऑडिट में एक दफा जो काम होता है ना, वो ऑडिट करने का, यहां पे सिर्फ कंप्लाइंस कराने का जो टैक्स में है ना, एक रिटर्न, मगर फिर मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न्स, और फिर मंथली क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सिर्फ कंप्लाइंस ही एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाती है। और मैं एक बात बताऊं तुम सबको, ये कंप्लाइंस के काम के लिए ना तुम्हें कोई इजाजतनामा चाहिए, इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं चाहिए। सिर्फ इससे अगर कोई बच्चा पैसा, सीए ड्रॉप आउट बच्चा हो, जिसने सीए नहीं किया, ग्रेजुएशन भी नहीं किया, मगर वो अगर ये सीख लेना ये स्किल, तो कोई कानून उसको नहीं रोकता ये काम करने से, सिर्फ कंप्लाइंस कराने से। ये कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं है कि अताई डॉक्टर है इसको जेल में डालो, नहीं, कोई, ये बिल्कुल लीगल है। कोई नहीं रोक सकता तुम्हें किसी का रिटर्न फाइल करने से, क्योंकि वो टैक्स पेयर अगर खुद तुम्हें कॉन्फिडेंस रखता है कि ये कर सकता है तो वो आपको पेमेंट करेगा। आपको किसी जगह से कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए कंप्लायंस कराने के लिए। ये सबसे अजीब बात है कि टैक्स में चाहिए क्या? वो नॉलेज और वो स्किल, बस। सॉफ्टवेयर्स का पता हो, एंट्री करना पता हो कि कहां कौन सी एंट्री करेंगे। और वो एंट्रियां नहीं है, एंट्रियां तो मैं आपको हफ्ते हफ्ते में सिखा दूंगा, मगर एंट्रियां के पीछे कानून क्या है,
वो जो लिख जो रहे हो तुम 3 लाख, मगर वो फंसाना दे तुम्हें 3 लाख, और पीछे जो एंट्री होगी उसका पूरा लॉ सीखना है। तो इसीलिए कंप्लायंस इज अ सोर्स ऑफ इनकम। फिर दूसरा है लिटिगेशन। लिटिगेशन पाकिस्तान में लिटिगेशन का रेट कितना है? मैं एक दफा किसी यूके के डायरेक्टर से बात कर रहा था टैक्स के, कहा, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। तो मैंने उससे पूछा आपके पास लिटिगेशन रेट क्या है? लिटिगेशन रेट का मतलब है जहां टैक्स डिपार्टमेंट और टैक्स पेयर किसी चीज पे एग्री ना करें और फिर मैटर्स कोर्ट्स में चले जाएं, अपील्स में चले जाएं। उसने कहा 15%, बिकॉज मोस्टली हम प्रॉब्लम हल कर लेते हैं। मुझे पूछता आपके यहाँ क्या है? मैं कहा 100%। 100% है। एवरी सिंगल केस जो नोटिस का, ऑडिट का, मॉनिटरिंग का होता है, एंड अप इन अपील्स, एंड अप इन अपील्स। 100% रेट है। तो जो एडवाइजर होता है ना, सिर्फ कंप्लायंस के पैसे नहीं कमाता, लिटिगेशन के पैसे कमाता है। अब लिटिगेशन से पहले वाली स्टेज को तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा ना। कौन सी स्टेज? जिसमें नोटिस आए टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, मॉनिटरिंग, ऑडिट्स, ठीक है। ये लिटिगेशन का मतलब समझते हो क्या? अपील्स फाइल करना। वकला यहां से बड़ा पैसा कमाते, एलएलबी वाले, लिटिगेशन। और ये कहां कहां लिटिगेशन होती है? लिटिगेशन होती है कमिश्नर अपील्स के पास, कमिश्नर अपील्स के पास, अपेलेट ट्रिब्यूनल, इनलैंड रेवेन्यू ट्रिब्यूनल। अब ये दोनों बराबर हो चुके हैं, फर्स्ट अपील वाले फोरम बन चुके हैं। पहले एक नीचे था, एक ऊपर था, चेंजेस हो गई हैं। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ये आप उठा के देखें, आपको टैक्स के केसेस सबसे ज्यादा मिलेंगे। ये है एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम, बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम। मगर लिटिगेशन में जाते कैसे हैं? लिटिगेशन में जाने के लिए कोई केस बनना चाहिए ना। तो एफबीआर के टैक्स अथॉरिटीज, टैक्स अथॉरिटीज, टैक्स अथॉरिटीज क्या करती हैं? ऑडिट्स करती हैं, मॉनिटरिंग करती हैं, मॉनिटरिंग ऑफ विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स। और इसके अलावा कुछ अदर एक्टिविटीज हैं जिसके नोटिसेस, इन खतूत के नोटिसेस के जवाब टैक्स पेयर खुद नहीं बना सकता। ये टैक्स अथॉरिटीज के सामने पेश होना, ये कंप्लाइंस कराना, और ये लिटिगेशन, ये अलग अलग सोर्सेस ऑफ इनकम है। यानी एक ही टैक्स पेयर अलग अलग एक्टिविटीज के पैसे दे रहा होता है। कोई टैक्स का प्रोफेशन बीट नहीं कर सकता पैसे में। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मुझे बताएं कि एक क्लाइंट हो और वो पूरा साल पैसे देता रहे, ले आए मेरे पास कोई ऐसा केस, किस लॉ का ले, कौन सा लॉ है जिसमें इतने पैसे होंगे। और फिर अगर आप एक्सपर्ट बन जाएं तो फिर बोलने के पैसे होते हैं। मेरे सामने एक बंदा बैठा था, टैक्स एडवाइजर, क्योंकि बड़ा नाम है, मेरे सामने किसी केस में अपियर हुआ, कॉल आ गई कि तुझे साहब इजाजत है, अर्जेंट मैटर है मेरा, मैं लूं? मैंने कहा जी प्लीज जरूर कॉल लें। कॉल लें आप? कॉल ली, एक बंदे को ओपिनियन दिया, और आखिर में बताया क्या बोला? ऑफिस पहुंच के इनवॉइस भेज दूंगा। बोलने के पैसे। इसका मतलब है एक चौथा सोर्स है एडवाइजरी, टैक्स पेयर को एडवाइस के पैसे, ट्रांजैक्शन करने पे वो पूछता है ये क्या है, उसके पैसे। ये तो उरूज है ना, एंड है ना, फिर बोलने के पैसे। इसका मतलब क्या है कि टैक्स की जो रेवेन्यू है वो कंप्लायंस से, टैक्स अथॉरिटीज के सामने ऑडिट, मॉनिटरिंग और अदर, इसको रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज कहते हैं। क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेशनल सर्विस, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसको, ओके। और लिटिगेशन से। अब मुझे एक बात बताएं कि एक ही टैक्स पेयर, अगर हमारा मुल्क तरक्की करता है और उसमें इकोनॉमी बढ़ती है, तो क्या लोगों का टैक्स से वास्ता पड़ेगा या क्रिमिनल लॉ से वास्ता पड़ेगा? टैक्स से वास्ता पड़ेगा। क्यों? पैसे कमाएंगे तो। मुल्क तरक्की करता है, टैक्स एडवाइजर कमाता है। और मजे की बात, मुल्क डिक्लाइन करता है तब भी टैक्स एडवाइजर कमाता है। ये कैसे? ये कैसे? जब मुल्क डिक्लाइन करता है तो गवर्नमेंट डंडा उठाती है एफबीआर के खिलाफ, टैक्स कलेक्ट करो, और वो काम बढ़ा देते हैं।
वो काम बढ़ा देते हैं तो एडवाइजर का काम बढ़ जाता है। अब अगर हमारे मुल्क में सबसे अच्छा जहां टैक्स पढ़ाया जाता है वो है सीए, और मेरी अंडरस्टैंडिंग, चूंकि मैं खुद सीए का टीचर हूं, 20 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, मेरी अंडरस्टैंडिंग है फाइनल के बच्चे को सिर्फ टैक्स 30% आता है। वो टैक्स जो प्रोफेशनली उसको फर्म बनाने में हेल्प करे। मैं अभी साबित कर सकता हूं कि 30% सही रेशो है। क्यों? कोई कोर्स में डबल टैक्सेशन ट्रीटी नहीं है। हमारे मुल्क में 68 कंट्रीज के साथ ट्रीटीज हैं, इसका मतलब उसको इंटरनेशनल लॉ आता ही नहीं है टैक्स का, तो किसे एडवाइस करेगा वो? और मजे की बात बताऊं, फाइनल में एक भी केस लॉ नहीं है, केस लॉ इज एक्सक्लूडेड। बताओ कोई लॉ की प्रोफेशन हो सकती है बगैर केस लॉ के? मैं तो, जो सीए के बच्चे सुन रहे होंगे उनको तो ये पता भी नहीं चलेगा केस लॉ सर किसको बोल रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता होगा ये केस लॉ क्या है। वकील साहब बैठे हैं, आप बताएं केस लॉ क्या है? केस लॉ के बगैर कोई प्रैक्टिस चल सकती है? केस लॉ के बगैर प्रैक्टिस होती ही नहीं है यार। ये क्या है केस लॉ? ये है केस लॉ, पुराने जजमेंट्स, ये देख रहे हैं, ये टैक्सेशन। और ये चूंकि मेरी तारीख तो नहीं लिखा है, मैं बाइंडिंग कराता हूँ, ये बाइंड करके देते हैं। ये केसेस हैं भाई, फलानी जगह के लफ्ज लिखा था, हाई कोर्ट ने क्या कहा, ट्रिब्यूनल ने क्या कहा, तो हम थोड़ी इंटरप्रेट करेंगे, पहले इंटरप्रेट की हुई बातें हैं ना वही लिखेंगे। टैक्स अथॉरिटी को नोटिस में उन्होंने हमें एक नोटिस दिया, हम कहेंगे ये नोटिस आप नहीं दे सकते, हाई कोर्ट ने कहा है ऐसे नोटिस इलीगल है, वापस लो अपना नोटिस। तो कहां से प्रैक्टिस कर सकते हो तुम? अगर प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी क्या है? आपको केस लॉ का पता हो, तो आपकी फाइनल में केस लॉ ही नहीं है। अच्छा, प्रैक्टिकल इनकम टैक्स है, ये कोर्स क्या करेगा? प्रैक्टिकल इनकम टैक्स है ना, इनकम टैक्स नहीं है, प्रैक्टिकल इनकम टैक्स है। भाई देखिए, प्रैक्टिकल इनकम टैक्स कैसे प्रैक्टिकल? अभी अभी मैंने आपको गिनवाया कि ये काम कंप्लाइंस, ये काम टैक्स अथॉरिटीज के सामने रिप्रेजेंटेशन, ये काम लिटिगेशन, ये काम एडवाइजरी, इससे लिंक करेंगे हम इस प्रैक्टिकल को। सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे कि जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है किसी भी टैक्स पेयर की, तो इस वक्त चूंकि मेरे पास 2 बेचेस का तजुर्बा है, सबसे पहले क्लाइंट्स कौन से मिलते हैं, किस किस्म के होते हैं? प्रोफेशनल्स। उनको बेस बना के हम सीखेंगे कि उनका टैक्स लायबिलिटी कैसे वर्कआउट करना है, और फिर उनका रिटर्न फाइल करने के लिए हम आयरिस के सॉफ्टवेयर पे एक्चुअल आपके सामने खोल के, वो जो पिछले 2 बेचेस ने मुझे, मैं तो बहुत बड़ा काम करना चाह रहा था, मैं तो एक बहुत बड़ी लेवल पे चाहता था, उन्होंने कहा सर नहीं, उनसे जो फीडबैक मिला, उनसे जो मैंने सीखा, अब मैं आपके लिए शुरू से वही करना चाहता हूं। उन्होंने कहा सर हमें ना ये टाइपिंग सिखा दे। टाइपिंग का सीखने का मतलब समझते हो क्या? छोटी सी ये चीज है मेरे लिए, मगर वो क्या सीखना चाहते हैं? सर हम रिटर्न फाइल करना सीखना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं सबसे पहले, मगर उससे आगे ले जाऊंगा, रिटर्न फाइल करने का काम कैसे होगा, आईरिस पे हम सीखेंगे। मैंने ना जो कोर्स डिजाइन किया है ना, ये आपको पता है, जब मैंने पहला बेंच लॉन्च किया था तो 6 महीने मैंने एक टॉपर, एलएलबी का टॉपर, एक फीमेल लॉयर थी, उसको हायर किया था। फीमेल लॉयर को, किसी मेरी स्टूडेंट की सिस्टर थी, उसने बताया, मैंने कहा जी उसको बोलो एक असाइनमेंट है। शी ज्वाइन मी फॉर 6 मंथ्स। मैंने दुनिया की सारी टैक्स एडवाइजरीज, जो चार्टर्ड टैक्स एडवाइजर है, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उन सबके सिलेबस उससे स्टडी कराए, और मैंने उसको एज असिस्टेंट रखा ताकि रिसर्च कर ले वो। उस रिसर्च की बेसिस पे मैंने कोर्सेज डिजाइन किए थे। ठीक है, अब अपने तजुर्बे से रिडिजाइन कर रहा हूं, हमारी डिमांड की बेसिस पे, बच्चों की नीड की बेसिस पे, रियल लाइफ जो क्लाइंट मिल रहा है उसको आगे रखते हुए। प्रैक्टिकल इनकम टैक्स का मतलब किताब खोल के सेक्शन नहीं पढ़ाऊं, प्रैक्टिकल का मतलब है सिस्टम खोल के एंट्री सिखाऊंगा। मगर एंट्री से पहले रियल लाइफ कोई डॉक्टर, रियल लाइफ कोई इंजीनियर,
कोई बंदा, उसको आगे रखते हुए वर्किंग सिखाऊंगा। विच मीन्स के आप किसी भी बंदे के, इधर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इधर मेरा 60 to 70% ऑब्जेक्टिव इस कोर्स में मेरा क्या है, इस कोर्स में 60 to 70% मेरा यहां ऑब्जेक्टिव है, आप कंप्लायंस वाला काम कर सको। कंप्लायंस वाला काम क्या है, ये काम है। इस कोर्स में ज्यादा फोकस इस पे होगा, कंप्लायंस सीखना। रिटर्न कैसे फाइल होगा, विदहोल्डिंग स्टेटमेंट कैसे फाइल होगी, वेल्थ स्टेटमेंट कैसे फाइल होगी, इस एंट्री में फंसे तो कैसे निकलेंगे, यहां ये रिकनसाइल नहीं हो रहा, गलत रेट ले रहा है, 7E कैसे फाइल होगा, इस पे फोकस होगा। मगर इसको करने के लिए 30% कोई बेस तो बनाना पड़ेगा ना, कुछ तो बेस बनाऊंगा ना, ताकि ये काम सीख सके। लास्ट टाइम 2 बैचेस में और इसमें एक फर्क है, एक तो टाइम भी कम कर दिया है, वर्क से ज्यादा लिंक कर दिया है, मगर इसमें एक और फोकस मैंने बढ़ा दिया है, सेल्स टैक्स पे। सेल्स टैक्स में मैंने अपने आप को कन्विंस किया, क्योंकि मैं समझता हूं इनकम टैक्स इतना बड़ा समंदर है कि उसको और सेल्स टैक्स को अलग अलग सीखना चाहिए। मैंने कहा नहीं, क्योंकि असल नीड किसकी है, आप लोगों की, मेरी नहीं है। मैं तो दोनों पढ़ा सकता हूं, 2-2 साल पढ़ा सकता हूं, तो मुझे आपके लिए चेंज करना पड़ा खुद को कि यार 6 महीने में दोनों सिखा दे भाई। तो मैंने लास्ट टाइम जो सेल्स टैक्स पे फोकस रखा था वो सिर्फ एक कोर्स के हद तक था, अब इक्वल फोकस सेल्स टैक्स पे भी है, क्योंकि बच्चे को 4E से क्लाइंट अगर सेल्स टैक्स से मिल रहा है तो क्या करेगा फिर। तो दूसरा कोर्स क्या है, सेल्स टैक्स। मगर देख के बताएं जरा, देख के बताएं, नाम क्या है इसका जो मैंने आपको भेजी है लिस्ट। हाँ, सेल्स टैक्स तो है और प्रैक्टिकल ही है, इसका मतलब रिटर्न, एनेक्सर ए, एनेक्सर बी, आइरिस, और फिर वो मैचिंग कैसे होगा, डेबिट क्रेडिट नोट कैसे होंगे भाई, सेल अगर बढ़ क्या करेंगे, मिसमैच हो गया तो क्या, सारे टेक्निक सीखेंगे। अगेन वो ही 60% प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर खोल के और 30% बेसिस, ताकि वहां तो। मगर बात क्या है, ये जो सेल्स टैक्स होगा वो कौन सा होगा, गुड्स वाला होगा, गुड्स का सेल्स टैक्स होगा। क्यों, क्योंकि फेडरल जो है ना वो गुड्स का है। ओके, तो पूरे मुल्क के टैक्स पेयर्स होते हैं यहाँ पे। बेस तो बनाने दोगे कि नहीं, कि सिर्फ सॉफ्टवेयर खोल के मैं एंट्रियां शुरू करूंगा, बेस तो बनाऊंगा ना, तो थोड़ा बेस दूंगा कि देखो ये ऐसे वीएटी निजाम वर्क करता है। ठीक है, तीसरा कोर्स क्या है, बोले बोले यार। अब हम आ गए हैं सेकंड, देख रहे हो मैंने कैसे लिंक किया है वर्क के साथ, टैक्स नोट। ये इस सब्जेक्ट का फोकस होगा, इस सब्जेक्ट का फोकस होगा टैक्स अथॉरिटीज को हैंडल करना। और इसीलिए इसका नाम मैंने क्या रखा है, लॉ ऑफ टैक्स नोटिसेस, क्योंकि एफबीआर से नोटिस ही मिलते हैं। किस चीज के नोटिस, ऑडिट का नोटिस, विदहोल्डिंग की मॉनिटरिंग का नोटिस, ऐसे ही होगा ना, और नोटिसेस। इसका मतलब एफबीआर से रिप्रेजेंटेशनल वाला वर्क आप यहां सीखोगे। इसमें भी मैं वही काम करूंगा, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। यहां आपको थोड़ा ड्राफ्टिंग भी सिखाई जाएगी। देखिए ये जो चीजें अगर आप कर लो ना इस 6 महीने में, आपको वो 5 साल में जो टाइम लगता है ना चीजें सीखने में अपनी फर्म बनाने के लिए, ये यहाँ आप सीख लोगे 6 महीने के अंदर। ओके, आखिरी कोर्स जो इस सेमेस्टर का होगा पहले 3 महीने का, वो सीए के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने केफ पास किया है ऑप्शनल है, बाकी के लिए मैंडेटरी है। क्यों, क्योंकि केफ लेवल की ही ये भी तो करना है ना बेटा, ये एडवाइजरी भी तो करनी है कि नहीं करनी, इसकी भी तो स्किल डेवलप हो ना। एडवाइजरी कब कर पाते हैं, जब हमें रिगरस लेवल पे लॉ की अंडरस्टैंडिंग हो, स्कीम पता हो, वो चीजें पता हो, भाई चार्जिंग सेक्शन क्या है, उसका क्या मतलब है, प्रोसीजर क्या है। यानी यहां आपको रिगरस लेवल पे इनकम टैक्स पढ़ाया जाएगा। रिगरस लेवल का मतलब क्या है, ये सीए का बच्चा चूंकि केफ में पढ़ चुका है, वो एक एक सेक्शन सब सेक्शन पढ़ चुका है, तो उसको नहीं देना होगा, सीए वाले बाकी को देना होगा। मगर बाकी का एग्जाम नहीं होगा, इसका एग्जाम नहीं होगा। ये सिर्फ ऐसे लिए है ताकि एडवाइजरी की बुनियाद तो डाले ना, आपकी ओपिनियन कैसे दोगे जब सेक्शन का लिंकेज ही नहीं पता। भाई ऊपर तो प्रैक्टिकल काम कर रहे होंगे ना, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इनकम टैक्स भी तो करेंगे ना करें। इसीलिए ये इनकम टैक्स का एक कोर्स है जो चूंकि
रिकॉर्डेड वर्जन में होगा। रिकॉर्डेड वर्जन क्यों? क्योंकि हम 4 दिन नहीं बुलाना चाहते आपको। आप में से ज्यादातर लोग बिजी होंगे, प्रोफेशनल होंगे, 3 दिन बुलाना चाहते हैं क्लास के लिए, ठीक है? इसीलिए ये ऑप्शनल है और रिकॉर्डेड वर्जन में होगा, आपकी मर्जी। मगर ये कोर्स तुम्हें इनकम टैक्स का वो ग्रिप देगा जिस ग्रिप की बेसिस पे तुम इंशाल्लाह एडवाइजरी भी कर, ओपिनियन दे सकोगे। अब देखिए मेरी इसके लिए ये चीज मैं आपको बताऊं, ये इस नाम से, ये देखें एक यूके की बुक है और ऐसी ये जो किताबें हैं ना, मेरी एक ही इन्वेस्टमेंट है लाइफ की और वो बुक्स पे, और एक ही चीज पे मैं अपनी वाइफ की बात नहीं मानता, मुर्शिद की। मेरे जो स्टूडेंट है उनको पता है वाइफ कौन है, मुर्शिद। मुर्शिद की बात मानते हैं। वो बहुत टेक्निक सिखाई है मैंने अपने बच्चों को, शायद आप भी सीख लो, शायद मैं आपसे सीख लूंगा कुछ चीजें, गुर हम मिलके सीखेंगे इस मामले में भी। ये भी तो जिंदगी का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना, नहीं? तो मैं बीवी की एक चीज पे बस बात नहीं मानता, बाकी तो उसको पता है कि जी ये इंसान मुझसे डरता है। और एक गुर में मैं सक्सेसफुल हूं, जो मुझे मेरे उस्ताद ने सिखाया था कि बीवी और बॉस से डरा डरा दिखना चाहिए। क्या? डरा डरा, डरना नहीं चाहिए। तो उसको लगता है मैं डर डर, तो समझ गए ना, बहुत सारा सीखा। तो एक चीज पे मैं बिल्कुल भी नहीं मानता, उसको पता है जी अब तो वो किताबों के पैसे, किताब पे पैसे लगेंगे भाई। अब ये किताब है, इसका नाम है टैक्स प्लानिंग फॉर फैमिली, टैक्स प्लानिंग फॉर फैमिली एंड ओनर मैनेज बिजनेसेस। टैक्स प्लानिंग, प्लानिंग पे मैं समझता हूं कि बड़ी बिग 4 के पास, टैक्स एडवाइजर के पास इतनी किताबें, रिसर्च नहीं जो मेरी है। हालांकि मैं टैक्स ऑफिसर हूं भाई, टैक्स ऑफिसर थोड़ी हूँ, टैक्स का स्टूडेंट हूँ यार, टैक्स का रिसर्चर हूँ। प्लानिंग कैसे करते हैं? व्हाट इज टैक्स प्लानिंग? लॉ को फॉलो करते हुए टैक्स कैसे बचाना है, ये कैसे कर पाओगे? टैक्स प्लानिंग कैसे करोगे? पता तो हो ना टैक्स के कॉन्सेप्ट। टैक्स कैसे इवेजन और प्लानिंग, इवेजन और अवॉइडेंस। अगर आउटराइट इवेजन करोगे तो टैक्स पेयर मारा जाएगा आपका। इवेजन थोड़ी करनी होती है, लॉ को फॉलो करते हुए टैक्स बचाना होता है, उसके लिए कोर्स जरूरी है, वरना प्लानिंग नहीं कर पाओगे। तो ये प्लानिंग के कॉन्सेप्ट्स कहां सिखाऊंगा तुम्हें आखिर में आके, कि भाई प्लानिंग के 3 तरीके होते हैं या 4 तरीके होते हैं, जब तक ये कोर्स नहीं पढ़ा होगा। ठीक है? तो इसीलिए ये कोर्स जरूरी है बेटा, ऑनलाइन। ठीक है बेटा, यहां तक चीजें क्लियर है, आपको समझ आई है? ये हमारा टारगेट होगा पहले 3 महीने का। सेकंड 3 महीने हम आएंगे, 6 महीने का टोटल हम टाइम लगाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 5 पे। नंबर 5 बताएं क्या है? आप में से जिसने नहीं देखा है कोर्स, ओके, हाँ आप इस मतलब वो आगे जाएगा ना, 4 के बाद 5। क्या है? प्रैक्टिकल, अगेन प्रैक्टिकल। क्यों? ये सिस्टम खोलेगा, प्रैक्टिकल का मतलब मेरा समझे ऑनलाइन सिस्टम खोलेंगे हम। मगर सेल्स टैक्स कौन सा? प्रोविंशियल सेल्स टैक्स। ये क्या बात हुई भाई? प्रोविंशियल सेल्स टैक्स का मतलब क्या है? सर्विसेज। अब आप सब जरा सुने, इस वक्त वन ऑफ द ग्रोइंग टैक्स सेल्स टैक्स ऑन सर्विस, और करंटली आई एम वर्किंग इन सेल्स टैक्स ऑन सर्विस, सिंध रेवेन्यू बोर्ड में कमिश्नर हूं। तो सिस्टम्स, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, केपी रेवेन्यू अथॉरिटी, बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी और इस्लामाबाद की हद तक एफबीआर, ये सब सेल्स टैक्स ऑन सर्विस चार्ज कर रहे हैं। और ये सिस्टम भी सेल्स टैक्स का, ये सिस्टम भी सेल्स टैक्स का नए क्लाइंट लाया है। बल्कि मैं तो समझता हूं इसमें बड़ा मार्जिन है, क्योंकि इसके अभी तक एक्सपर्ट्स डेवलप ही नहीं हुए उस तरीके के। वही इनकम टैक्स वाले वकील, वही सेल्स टैक्स के वकील इसको टैकल, मगर अच्छा कर रहे हैं, वो भी तो सर्विस दे रहे हैं। नाउ दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। इसके प्रोसेसेस थोड़े मुख्तलिफ हैं और इसकी नॉलेज तो टोटल मुख्तलिफ है। जिसको सेल्स टैक्स ऑन गुड्स आता है उसको सेल्स टैक्स ऑन सर्विस नहीं आएगा। क्यों? मुझे पता है कंस्ट्रक्शन पे क्या रेट है, कैसे बताऊं? वो तो अलग से सीखना पड़ेगा ना। बड़े बड़े एडवाइजर्स, बड़े बड़े एडवाइजर्स मतलब मुझे फोन कर रहे होते हैं, सर ये इस पे गाइड तो करें, क्योंकि उनको नहीं पता। इसका मतलब ये नॉलेज ही अलग है। हाँ, प्रोसेस थोड़े सेम है। जैसे इनपुट टैक्स
आउटपुट टैक्स, एनेक्सर ए, एनेक्सर बी, वो चीजें थोड़ी सिमिलर है, मगर इसमें भी चेंजेस आने वाली हैं। इसमें फिर एक वो रिटर्न है जो आजकल सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न के नाम से आ रहा है। सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न का मतलब क्या है? ये इस वक्त वर्ल्ड बैंक के कहने पे ये इंप्लीमेंट हो चुका है। कौन से सेक्टर पे? टेलीकॉम पे, टेलीकॉम सेक्टर पे कम हो गया है, और माइक्रो फाइनेंस पे भी ये हो चुका है, माइक्रो फाइनेंस पे भी ये हो चुका है, और अब बैंक पे, इंश्योरेंस पे। तो आहिस्ता आहिस्ता इसका मतलब इसकी फाइलिंग भी सीखनी पड़ेगी भाई, कि मैं पंजाब बेस्ड, सिंध बेस्ड कंपनी हूं, सर्विस देती हूं, तो फाइलिंग में क्या करूं? बड़े बड़े मसले आ रहे हैं इनके। ठीक है, तो ये चीजें हम सीखेंगे इस कोर्स में, सेल्स टैक्स एंड सर्विस। मैंने कहा ना, मैं इस कोर्स में इक्वल वेटेज दे रहा हूं सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स को। ठीक है, नंबर 6 क्या है नेक्स्ट? ये क्या है? टैक्स लिटिगेशन, टैक्स लिटिगेशन। अब आप आए ऊपर जरा, ये देखें मैंने क्या कहा था, पैसा कहां से बनता है। एक कोर्स आपने देखा, कंप्लाइंस पे काफी सारे कोर्सेज हैं। कंप्लाइंस आप इनकम टैक्स की भी सीख रहे हो, सेल्स टैक्स सर्विस की, सेल्स टैक्स गुड की, वो सारी इस पे फोकस कर रही है। फिर टैक्स अथॉरिटी के सामने लॉ ऑफ टैक्स नोटिसेस, तो लिटिगेशन का कोर्स क्या करेगा फिर? वो आपको अपील सिखाएगा, अपील सिखाएगा, अपील फाइल करना, अपील के मेमो तैयार करना, ग्राउंड्स अच्छे लिखना। आपको एक कुछ फिक्शनल ऑर्डर दिया जाएगा, उसके खिलाफ आप अपील फाइल करोगे, रिप्रेजेंटेशन सीखोगे। ठीक है, लिटिगेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ठीक हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड दूसरा क्या था? जुडिशियल। ये मैंने मेरे अपने डिजाइन के कोर्सेज हैं, मैंने कहा ना मैंने तजुर्बे से, अपने इनपुट से सीखी हैं। क्या आगे क्या लिखा है? एस्पेक्ट। रुके रुके, मैं मीनिंगफुल है ना, मैंने इसका बड़ा नाम सोच समझ के रखा था। एस्पेक्ट किसके? टैक्सेशन इन पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए कि सीए के बैकग्राउंड को, सीए के बैकग्राउंड से आने वाले क्वालिफाइड बंदे को कॉन्स्टिट्यूशन का भी कख नहीं पता। एक कानून में एक सेक्शन मौजूद है, वो उसको ऐसे पढ़ता है जैसे स्टैंडर्ड में लिखा होता है, चैलेंज करना नहीं आता उसको। और एक वकील के स्किल उसको सिखाने होते हैं। एक वकील से बात करेंगे ना, लॉयर से, तो लॉयर को पता होता है कि मैं पहले इस प्रोविजन की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी देखूंगा, ये कानून इलीगल तो नहीं है। अब सीए के बच्चे को ये बताओ कानून इलीगल, वो कहते सर कानून कैसे इलीगल हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो जाएगी तो इलीगल है। बेतहाशा सेक्शंस को हाई कोर्ट ने उड़ा दिया है बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ तो पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशन के वो प्रोविजन तो हम पढ़ेंगे ना जिसमें टैक्सेशन का निजाम बताया गया है। फेडरल लॉ, प्रोविंशियल लॉ, प्रोविंशियल डोमेन क्या है, फेडरल डोमेन क्या है। एक प्रोविंशियल डोमेन का काम था एफबीआर नोटिस दे दे, जवाब थोड़ी देंगे उसको। क्या बोलेंगे एफबीआर को? बोलेंगे ये आपका डोमेन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल फलाना, एंट्री फलानी आपको रोक रही है, ये सूबे का काम है, आप नहीं कर सकते। तो सीए के बैकग्राउंड के लोगों को थोड़ी पता होता है इस चीज का, तो देना उसको ये नॉलेज, ताकि अपने क्लाइंट को सर्विस तो दे सके। वो पता है क्या करेंगे? उसको मरवा देंगे। कैसे मरवा देंगे? वो जो पूछेगा वो उसको डेटा दे देंगे, डेटा दिया तो मारे गए, अगला शो कॉज नोटिस और उसके बाद ऑर्डर, फिर तुम जाओ और कोर्ट में फिर वकील ही कमाएंगे। फिर ये जुडिशियल एस्पेक्ट क्या है? ये जुडिशियल एस्पेक्ट है केस लॉ, केस लॉ। इसमें मैं कम से कम, मेरा इरादा 20 केसेस पढ़ाने का है, कम से कम। भाई केस लॉ, आप जो कानून के सेक्शन देखते हो ना, जो उसमें प्रोविजन लिखे होते हैं ना सेक्शन, उसके पीछे केसेस हैं, बेतहाशा केसेस हैं। मैंने इस पे एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया हुआ है जो इस वक्त अवेलेबल नहीं है, मगर किसी वक्त आएगा। क्यों अवेलेबल नहीं है? क्योंकि मैंने बना लिया, फिर आ गया एआई, चैट जीपीटी। मैंने कहा यार इसने तो सब चीजें चेंज, डायनेमिक चेंज कर दी। नाउ आई एम वर्किंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी क्लास के बीच में गया था तो उसी डेवलपर की कॉल आई थी, सर्कल मिलना है, तो आई एम वर्किंग ऑन इट एक्टिवली, ताकि एआई के जरिए ये काम कर सकूं। मगर एनीवे, तो 1959 से लेके आज तक केस लॉ डेवलप हुआ है। तो भाई जिस चीज पे पहले फैसला हो चुका,
हाई कोर्ट डिसाइड कर चुकी, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुकी, टैक्स ऑफिसर को क्या तुम जाके समझाओगे? उसको ये थोड़ी बोलेंगे कि आपके नोटिस का ये जवाब है, उसको बोलेंगे आपका नोटिस ही गलत है, क्योंकि आपके नोटिस की जो बात है इस पे पहले ही सुप्रीम कोर्ट फलाने केस में बोल चुकी है कि ये गलत है, तो मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। ये बातें कोई सीए का प्रोग्राम नहीं सिखाता। ये कैसे सीखते हैं भाई? जब तुम फर्म में जाके टैक्स एडवाइजरी करते हो 5 साल में सीखते हो। पहले 2 साल तो वो सिर्फ फोटो कॉपी कराएंगे तुमसे, बेशक तुम क्वालिफाइड हो, भेजेंगे टैक्स ऑफिस। मेरे पास आते रहते ना वो मैनेजर्स, ठीक है। अब 2 दिन पहले एक बच्चा आया एक केस के बारे में, जिसमें मैं डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज कमिश्नर, और वो टैक्स एडवाइजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वालिफाइड था। कहते सर हाई कोर्ट ने ये जो केस वापस भेजा है, केस वापस भेजा था, उसमें टाइम लिमिटेशन की बात थी, आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? मैंने कहा देखो इस वक्त तुम मुझे एज ए टीचर सवाल नहीं पूछ रहे, वी आर पार्टी टू द केस। मैं क्यों बताऊं? मैं क्यों बताऊं? आई एम ए कमिश्नर, एज ए स्टूडेंट बताऊंगा, जब केस खत्म हो जाए फिर बताऊंगा मेरा ओपिनियन क्या। आई एम ए पार्टी टू द केस, मैं क्यों बताऊं तुम्हें? आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? बहुत बड़ा वीक पॉइंट होता है सीए का, केस लॉ। यार इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्सिंग स्टैट्यूट्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्सिंग स्टैट्यूट्स एक पूरा आर्ट है, पूरा साइंस है यार। कैसे पढ़ते हैं कानून को? मैं बताऊं ये कोर्स यकीन कर लो मुझे, अगर मेरे, इसलिए नहीं पैसे कोई उतने ही चार्ज करो जितने अभी हैं, आई विश कि मुझे टाइम मिलता यार। हिम्मत रखते बच्चे तो क्या नहीं सीख सकते, मगर चले 6 महीने भी हम इंशाल्लाह काम कर लेंगे। ठीक है, ये वो कोर्स है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन और केस लॉ पढ़ेंगे हम। आखिरी क्या है भाई? ये है टैक्स प्लानिंग जो आखिर में तुमने करना है। और प्लानिंग में होता क्या है भाई? क्या प्लानिंग करेंगे? मैंने कहा ना टैक्स प्लानिंग की मेरे पास बेस्ट बुक्स। प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि टैक्स लॉ फॉलो भी किया फिर भी टैक्स बच गया। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? अब एक मिसाल सुनिएगा, टैक्स रेट के जरिए मैं टैक्स प्लानिंग करके देता हूं आपको। किसके जरिए? टैक्स रेट। अभी अभी प्लानिंग करते हैं आपके सामने, प्लानिंग प्लानिंग कर लेते हैं। देखें, एक बंदा आपके पास आता है, कहता है जी ये मेरा बिजनेस है, आप उसके फैक्ट सुनोगे ना, फिर उसका, अगर टैक्स प्लानिंग करनी है और लेट सपोज कि हम उसका टैक्स बचाना चाहते हैं, वो बंदा अपना खानदानी बिजनेस लेके आया है आपके पास, खानदानी बिजनेस है ना, अब्बा दादा से वो बिजनेस चला रहा है, और वो बिजनेस कर रहे हैं एज अ सोल प्रोप्राइटर। खानदानी बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटर है वो, आपके पास आ गया टैक्स के रिटर्न फाइल करने के लिए। आपने देखा उसका बिजनेस तो बहुत अच्छा है, बिजनेस तो बहुत चल रहा है, चले आए पहले उसके रेट देखें। अब रेट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के कहाँ होते हैं? फर्स्ट शेड्यूल में, फर्स्ट शेड्यूल। कहाँ होते हैं? फर्स्ट शेड्यूल। अच्छा ये जरा देख लो, सिर्फ इसलिए मैं बोल रहा हूं ताकि तुम लोगों, अभी तो आज का ये टारगेट ही नहीं है हमारा। ये आखिरी सेक्शन देखो कौन सा है, 242 आखिरी सेक्शन क्या है? मगर टोटल देखो ये एडिशन डिलीशन हुए हैं, सेक्शंस बहुत ऐड हुए हैं बेटा, बहुत ऐड हुए हैं। इसका मतलब है सेक्शन ऐड होने से नंबर बढ़ी है। इस वक्त कोई 400 प्लस सेक्शंस हैं, मगर नंबरिंग चेंज नहीं हुई। 400 प्लस सेक्शंस हैं, और इनमें ये क्या लिखा है? फिर शेड्यूल शुरू होते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट शेड्यूल शुरू हो गया, और ये हमारे पास पेज नंबर कौन सा है? इंडिविजुअल का रेट देखना चाहते हैं, बिजनेस में कितना होता है, एक बिजनेस इनकम है इंडिविजुअल की, उसका हम टैक्स रेट देखना चाहते हैं परसेंटेज टर्म्स में। ये आपका देखिए क्या लिखा है, रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, पार्ट 1। ओके, आ जाए जी, जरा थोड़ा टेबल देख लें। ये टेबल है रेट्स का, ये रेट का टेबल है। देखें हाईएस्ट रेट पे जाए कितने परसेंट है? क्या लिखा है? 40। अगर किसी की इनकम 5.6 मिलियन हो, बिजनेस इनकम,
आप क्या है 1.6 मिलियन का फिक्स टैक्स और ऊपर कितना परसेंटेज 45%, एक्सीडिंग इसका 40। यार रेट क्या है 45%। कैन यू इमेजिन 45% रेट है भाई। कब? जब इनकम इतनी हो, उसकी इनकम इससे ज्यादा थी और उसका पिछला एडवाइजर 45% पे दे रहा था टैक्स, उसका आपके पास आ गया। अगर टैक्स प्लानिंग पढ़ी होगी ना और पता होगा ना टैक्स प्लानिंग की बुनियाद का, तो तुम उससे कहोगे कि बगैर लॉ की वायलेशन, बगैर तुम्हारा, मैं अभी 25% टैक्स रेट कम कर सकता हूं। ये कैसे कम करोगे उसको? उसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाओगे कि कानून के वो उस कैटेगरी में चला जाएगा जहां रेट 20% है। ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? क्या ये हो सकता है? इसी को तो टैक्स प्लानिंग कहते हैं। इसी को तो टैक्स प्लानिंग कहते हैं। स्ट्रक्चर डिजाइन करना, ट्रांजैक्शन डिजाइन करना, यही तो प्लानिंग है। इसी को तो टैक्स प्लानिंग या टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं, एवेजन नहीं। आए जरा देखें, ये रेट है ना, फिर मैं आपको एक और रेट दिखाता हूं। ये रेट किसके? कंपनीज के। ये कौन सा रेट लिखा है? स्मॉल कंपनी रेट। क्या है उसका? ये आपका सबूत मिल गया। हम उससे पता है क्या कहेंगे? आप सोल प्रोप्राइटर के बजाय क्या करो, स्मॉल कंपनी बन जाओ। रेट क्या हो गया आपका बिजनेस का? 20%। अब इसमें एक अभी कैच है, इसमें एक कैविएट है। कौन बताएगा जिसको थोड़ा सा टैक्स आता हो? कितनी बचत हो गई इसकी? कितनी बचत हो गई इसकी? 25% की। 20% पे रेट लग रहा है, 45% पे रेट था। मगर अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि डिविडेंड पे तो टैक्स लगेगा ना फिर, क्योंकि वो जब कंपनी बनाएगा तो ड्राइंग जब करेगा तो डिविडेंड, डिविडेंड पे 15%। चलो दे दो 15%, तभी बचत है। पता है कैसे? 20% कंपनी ने दिया और डिविडेंड पे हमने भी पे किया ना। कितना हो गया? कितना हो गया? 35%। अभी भी बचत है। कितनी? 10%। इसको कहते हैं टैक्स प्लानिंग। 10% तो बचत हुई ना। कोई कानून की वायलेशन नहीं है, हमने पूरा पूरा टैक्स पे किया, फिर भी कानून की वायलेशन नहीं है। क्या हुआ? टैक्स प्लानिंग। तो ये किताब आपको पता है, ये सिर्फ पूरी किताब किस चीज पे? यूके की बुक है ऐसी, जनरल स्पेसिफिक। इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ, इस बुक का ताल्लुक उन बिजनेसेस से है टैक्स प्लानिंग का जो फैमिली ओन्ड है या ओन्ड है, स्मॉल कंपनीज। इसका मतलब तो हर किस्म के लिए कोई प्लानिंग के स्ट्रक्चर्स होंगे। इतनी बड़ी बड़ी किताबें उन्होंने लिखी है, पाकिस्तान में एक किताब नहीं है। तो हम इन्हीं से सीखेंगे ना टेक्निक्स, इन्हीं की बातें सीखेंगे, अपने लॉ पे अप्लाई करेंगे। इसको प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट पे आ जाओ। टैक्स प्लानिंग के साथ मैंने क्या बोला है? देखो, टैक्स प्लानिंग एंड विदहोल्डिंग। हमारे मुल्क में विदहोल्डिंग का ना एक नेटवर्क बना हुआ है। ठीक है, बहुत सारे, सबसे ज्यादा ओपिनियन इस पे मांगा जाता है। सबसे ज्यादा क्लाइंट जब बात करता है ना एडवाइजर से, ये ट्रांजैक्शन हो रही है, इसका एफटीआर है कि नहीं है, क्या करूं, वो ये चीज है। ठीक है, तो इसीलिए इसको भी मैं इसके साथ, यानी ये दो अलग चीजें मगर सेम कोर्स में। मेरे पास लास्ट टाइम 10 कोर्सेज थे, 2 की मैंने कुर्बानी दे दी, मगर कहीं कहीं ऐड कर दिया चीजों को। इस तरीके से हमारा टारगेट होगा इस कोर्स को कवर करना। इस तरीके से हम इस कोर्स को कवर करेंगे। ठीक है, अब आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं क्विकली पूछो, तो मैं कंक्लूडिंग की तरफ जा रहा हूं। मैं अब आखिरी बात करूंगा फर्म की तरफ, क्लाइंट्स की तरफ, अर्निंग की तरफ। ठीक है, अगर क्वेश्चंस नहीं है तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। देखिए, फर्म बनाने के अब आप में से बहुत सारे वैरायटी होती है, वर्सटाइल ग्रुप्स होते हैं। वर्सटाइल ग्रुप होते हैं जो कि इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं। तो सबको आगे रखते हुए मैं बात कर रहा हूं। जो मैंने बोला ना, मेरे पास रियल रियल तजुर्बा है, रियल। 2 मेरे बैचेस का, उनकी सक्सेसेस का, उनके फेलियर्स का, मेरी सक्सेस का, मेरे फेलियर्स का, वेयर आई वेंट रॉन्ग, कौन सी चीज में डिलीवर नहीं कर सका था लास्ट टाइम, मुझे पता है। मैं उन सबको आगे रखते हुए इस बैच को द बेस्ट एवर एफर्ट करूंगा आपके साथ इंशाल्लाह, द बेस्ट एवर एफर्ट, ताकि ये मैं आपको साथ जो प्रॉमिस कर रहा हूं ये मैं पूरा कर सकूं, डिलीवर कर सकूं। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसके अंदर अब क्या है, जो लास्ट पॉइंट है वो ये है
कि जब आप ये कोर्स कर लेते हो तो कैसे फिर प्रोसीड करेंगे, आप तब तक क्या करेंगे। इस कोर्स का ड्यूरेशन है 6 महीने का। 6 महीने के दौरान क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। अब हमारे पास चूंकि आएंगे मोस्टली 4 किस्म के लोग इस ग्रुप इसमें क्लास में मौजूद होंगे इस वक्त 4। एक ऑलरेडी जिनके पास एलएलबी है, ऐसे लोग भी होते हैं कोर्स में, क्योंकि उनको टैक्स एडवाइजरी के लिए उनके पास लाइसेंस मौजूद है अपनी फर्म का, बट उनको नॉलेज एक्वायर करनी है, उनको रिटर्न फाइलिंग, उनको प्रोसीजर सीखने हैं, उनको आईरिस सीखना है उनको, ताकि वो ऑलरेडी लॉ की अच्छी नॉलेज रखते हैं बट टैक्स में उनको गैप होता है, वो गैप फिल करने के लिए आते हैं इस कोर्स में। दूसरे वो लोग हैं, वो बच्चे हैं जो सीए के फाइनलिस्ट हैं या सीए के केफ के आखिरी सब्जेक्ट्स कर रहे हैं, मगर वो सीए कंटिन्यू करने वाले बच्चे, सीए छोड़ेंगे नहीं, वो साथ में इस कोर्स को कर रहे होते हैं ताकि ड्यूरिंग, और ऐसे मेरे पास है एग्जाम्पल, नाम नहीं बताऊंगा। एक बच्चा था जो अभी अभी क्वालिफाई हुआ, इससे पहले ही वो टैक्स में काम कर रहा था, क्वालिफाई होने से पहले ही फर्म बना चुका था खामोशी से, क्योंकि अपनी फर्म को नहीं बता सकता वो कि मैं टैक्स का काम भी करता हूँ। थे ऐसे बच्चे हैं। अब एक वो हैं जो सीए ड्रॉप आउट से, या जो भी रीजन आप कहें, उन्होंने खुद छोड़ दिया, वॉट एवर रीजन, या अभी जो आईकेप ने डिस्क्वालीफाई करना शुरू किया अटेम्प्ट पे, ये उन बच्चों के लिए गोल्ड है, गोल्ड। क्यों? क्योंकि ऐसे बच्चे अकाउंटिंग पढ़ चुके होते हैं, लॉ पढ़ चुके होते हैं, कैफ का टैक्स कर चुके होते हैं, तो वो बिल्कुल तैयार हैं इस कोर्स को सीख के आगे बढ़ने के। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास, अब यहां एक बात मैं कैटेगरी बनाऊंगा, रुकिएगा जरा, अदर कैटेगरी बनाऊंगा। अदर का मतलब क्या है, इसमें बीकॉम के, एसीसीए के, आईसीएमए के, इस किस्म के आते हैं अदर कैटेगरी भी। अपनी फर्म बनाने के लिए लाइसेंस चाहिए, है ना, लाइसेंस अपनी फर्म बनाने के लिए इनके पास ऑलरेडी लाइसेंस मौजूद होता है, इनको किसी से लाइसेंस कोर्स पढ़ के वो अपना फर्म नाम लिख सकते हैं। ये जैसे ही एसीए बनेंगे इनका भी लाइसेंस आ चुका, बाकियों का लाइसेंस कहां से आएगा, इनको लाइसेंस कैसे मिलेगा, जो सीए के ड्रॉप आउट है इनको लाइसेंस कैसे मिलेगा। इनमें से जिसने भी ग्रेजुएशन किया होगा, ग्रेजुएशन का मतलब क्या है, बीकॉम, बीबीए या कोई और ग्रेजुएशन, मगर जिसमें इकोनॉमिक्स हो, अकाउंटिंग हो, इंटरनेशनल रिलेशंस वाला नहीं, ठीक है। ऐसे ग्रेजुएशन की बेसिस पे इनको लाइसेंस मिलता है तीसरा। पाकिस्तान में 3-4 लाइसेंस है टैक्स फर्म बनाने के, पहला ये है, दूसरा ये है, अब तीसरा लाइसेंस सुनो। तीसरा लाइसेंस एफबीआर खुद देता है, और एफबीआर ये लाइसेंस देता है सिंपल ग्रेजुएशन पे, और उसी लिए ये कोर्स यूजफुल होगा उन बच्चों के लिए कि उनको लाइसेंस भी मिल जाएगा। कैसे? इस लाइसेंस को कहते हैं आईटीपी। आईटीपी क्या है? इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स। और ये इनकम टैक्स नहीं, सेल्स टैक्स का भी लाइसेंस यही है, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स। एफबीआर इसके लिए 2 चीजें सिर्फ मांगता है, एक नॉलेज, एक एक्सपीरियंस। किसी फर्म का कुछ साल का एक्सपीरियंस है, मगर वो एक्सपीरियंस फर्म का ऐसे नहीं होता कि हाँ जी सीए फर्म हो, नहीं, लॉ फर्म भी हो सकती है। इवन टीचिंग में असिस्टेंट से है, मेरे पास एक बच्चा है, सर देखिए मैंने आपके साथ काम किया है, मैं अप्लाई कर रहा हूँ आईटीपी के लिए, मुझे आपका सर्टिफिकेट चाहिए। मैंने कहा ले लो। अभी वो पता है एक बिग 4 में बैठा हुआ है, क्योंकि वो आईटीपी बन गया, वहां से टैक्स सीखा, मेरे असिस्टेंट था। मैंने उसको यही लाइसेंस दिया कि जी मेरे पास, यानी सर्टिफिकेट दिया कि इसने 1 साल मेरे साथ एज ए असिस्टेंट काम किया है टैक्स में, उसको मिल गया आईटीपी लाइसेंस। आईटीपी के लिए जरूरी क्या है, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन हो तो आईटीपी, एक्सपीरियंस और नॉलेज, ये कोर्स आपको वो नॉलेज दे देगा। एक्सपीरियंस की खैर है वो मिल ही जाती है। आईटीपी का क्या करता है, क्या एफबीआर क्या करता है इसके लिए, सिर्फ एक इंटरव्यू लेता है, दैट्स इट, दैट्स इट। और ये आराम से मिल सकता है आप सब। अब सुने, इस तरीके से क्या होगा, ये 3 पाथ बन गए हैं अपनी फर्म बनाने के, एलएलबी पाथ, सीए पाथ और आईटीपी पाथ। इस तरीके से अपनी फर्म बनती है, एलएलबी, सीए और आईसीए में भी। और तीसरा क्या मैंने बताया, आईटीपी। और सुने क्या क्या राइट्स होते हैं इसमें,
आप इन तीनों में अपने नाम की फर्म बना सकते हैं, आपकी अपनी फर्म कहलाएगी वो। कौन सी फर्म? टैक्स फर्म। तीनों में बराबर है, कोई फर्क नहीं है। आए दूसरी बात, किसी भी टैक्स पेयर को रिप्रेजेंट करने के लिए टैक्स पेयर देता है पावर ऑफ अटॉर्नी। क्या देता है? कि मुझे जाके एफबीआर में रिप्रेजेंट करो। याद है रिप्रेजेंटेशनल? ये मैंने बताया था। ये देखो, ये उसके बिहाफ पे आपका लेटर हेड, आपका नाम, आप उसके रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो। कहां पे? इधर। आप उसके रिटर्न फाइल कर सकते हो इधर। और ये सारे राइट्स कहां मिलेंगे? इन तीनों में मिल जाएंगे आपको। आप तीनों किसी का भी रिटर्न फाइल कर सकते हो, किसी का भी। रिटर्न का मतलब, जब मैं रिटर्न बोलूं ना, समझो वो डॉक्यूमेंट्स भी। भाई जब रिटर्न फाइल कर सकता है तो बाकी डॉक्यूमेंट्स भी फाइल कर सकता है, यानी कंप्लाइंस वाला काम सब कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहां? कहां? टैक्स अथॉरिटीज के, एफबीआर के पास। एफबीआर में ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तीनों कर सकते हैं, सेम राइट्स हैं दोनों, तीनों के पास। फिर आती है बात लिटिगेशन की। लिटिगेशन का, अब लिटिगेशन के लेवल सुनिएगा। कमिश्नर अपील के पास, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील, तीनों अपीयर हो सकते हैं टैक्स पेयर के बिहाफ पे। अपेलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू, अपेलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू, अपेलेट ट्रिब्यूनल, तीनों अपीयर हो सकते हैं। मगर आगे सुनो, हाई कोर्ट में सिर्फ ये जा सकता है, ये नहीं जा सकता, ये नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ये जा सकता है, ये नहीं जा सकता। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे एक बात ना जरा थोड़ा सोच समझ के बताना और देख के बताना। ये मैं आपको सारे फैक्ट सामने रख चुका हूं। मुझे बताएं कि अगर एक बंदा 6 साढ़े 6 साल सीए करने के बाद टैक्स की फर्म बनाए और एक बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद फर्म बनाए, लीगल राइट्स में दोनों बराबर हैं या सीए बेहतर है? लीगल राइट्स की हद तक बात कर रहा हूं, नॉलेज में नहीं, बाकी चीजों में नहीं। दोनों बराबर, दोनों बराबर है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। हाई कोर्ट वो भी नहीं जा सकता, आईटीबी भी नहीं जा सकता। आईटीबी तो बराबर हो गया, लीगल राइट्स दोनों के इक्वल है, दोनों के इक्वल है। इसका मतलब वो बच्चा जो ड्रॉप आउट हुआ, वो बच्चा जिसने सीए छोड़ा, वो बच्चा जो डिस्क्वालीफाई हो गया या होने जा रहा है, उसके लिए टैक्स के प्रोफेशन में होप है। वो वही काम कर सकता है जिसका उसने ड्रीम देखा था कि मैं अपनी फर्म बनाऊं या सीए बनूं। वही बंदा अगर ड्रॉप आउट होने के बाद, अगर अब रिक्वायर्ड क्या है? ग्रेजुएशन कर लेना। ग्रेजुएशन करने के साथ साथ टैक्स में काम करेगा ना, तो वो वही काम अचीव कर सकता है। मेरे सामने बेतहाशा मिसालें हैं आईटीपीज की, जिनके पास बड़ा पैसा है, उन्होंने इसी से बनाया। बड़े बड़े क्लाइंट्स, बड़े बड़े नाम उनके पास, लाइसेंस चाहिए ना, मिल गया, बाकी तो तुम्हारी मेहनत है। लास्ट पॉइंट है उन बच्चों के लिए, हाँ एक चौथा रास्ता भी है, जिनके पास नहीं है ग्रेजुएशन, नहीं है ग्रेजुएशन, नहीं किया मैंने ग्रेजुएशन, या मैं अभी इंटर तक नहीं हुआ सर, मैं फिर भी टैक्स में काम करना चाहता हूं, रुकावट उसको भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये काम करने की उसे भी इजाजत है। एक चौथा क्या है? जिसका कोई नाम ही नहीं है, नो नेम, इसके लिए कोई नो नो है, मतलब ये नथिंगनेस जिसको कहेंगे यार, उसके पास ना कॉल, मतलब कुछ नहीं है उसके पास, उसके पास ग्रेजुएशन नहीं, सीए नहीं, एलएलबी नहीं, कुछ नहीं, टैक्स में फिर भी कमा सकता है वो बंदा। पता है कैसे? रिटर्न फाइल करना सीख के। यार ये वो प्रोफेशन है जो ऐसे बच्चे को भी नवाज देता है। मेरे पास, आई विश के इन बच्चों को पेश कर सकता। ऐसी एग्जाम्पल का एक बच्चा है जो मेरे पिछले बैच में था, इस वक्त उसके पास 300 क्लाइंट है। यार एक बच्चा, मैं अब क्या बताऊं, इतनी सक्सेस स्टोरीज हैं। एक हाफिज कुरान, बड़ा आलिम है, रावलपिंडी से, मेरा स्टूडेंट था सीए का। उसने एक दिन मुझे कॉल करके इतनी दुआएं दी, इतनी दुआएं। कहता है सर मेरा छोटे को ना, उसका छोटा भाई था, ड्रॉप आउट हो चुका है, सर आप, मैं बहुत दुआएं थी। कहता उसकी जिंदगी बन गई है, क्योंकि वो रिटर्न फाइल आपने जो सिखाया ना, अब वो बंदा टैक्स में अच्छा कमा रहा है। क्लाइंट कहां से आएगा? ये आखिरी स्टोरी हमारी बस। असल चीज बेटा, ये जो सीखा ना, अब हम आते, फर्म तो बन गई नाम के जरिए। ये जो चौथा नंबर है ना, नथिंग वाला,
इसकी भी फर्म बन जाएगी, तुम्हें पता है क्यों? कैसे बनेगी? रिटर्न फाइल करने की फर्म। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन नहीं, वो उसको नहीं मिलेगी, वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके पास लाइसेंस नहीं है। तो पता है वो क्या करते हैं? अपने साथ किसी और को रेफरल में लगा देते हैं, कहते हैं 50-50। जहां रेफरल रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी, काम मैं करूंगा, तुम्हारा नाम आएगा। लेटर लिखने की हद तक, ये सिर्फ रिटर्न नहीं फाइल करते, ये जो जवाबात होते हैं ना, नोटिस के रिप्लाईज, रिप्लाईज तक बना लेते हैं, मगर साइन नहीं कर सकते। तो क्लाइंट से साइन करा के भेज देते हैं। इसका मतलब है कि ये ना वो रिप्रेजेंटेशनल को भी किसी तरीके से कर रहे होते हैं, मगर ये चौथा पाथ एडवाइजेबल नहीं है मेरी नजर में। ये नहीं कि इस पे हाँ मजबूरी है, इस पाथ वाला भी करे, आईटीपी के बगैर भी कर सकते हो तुम काम, और इसमें दोनों में वो अपना काम कर। बट मैं कहूंगा कि अगर जो जो मुझे सुन रहा है इस वक्त, तो गो फॉर प्रॉपर थिंग। नहीं मजबूरी है, ये रास्ता भी है तुम्हारे पास। क्लाइंट कहां से आता है बेटा? देखें, जो आप में से मेरी बात मानेगा, 3 महीने के कोर्स एंड होने से पहले अगर उसके पास क्लाइंट ना आए, मैं अगला कोर्स नहीं पढ़ाऊंगा। मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूं, अगला बैच नहीं पढ़ाऊंगा, चौथा बैच नहीं पढ़ाऊंगा, मैं एंड कर दूंगा इस पर। अगर क्लाइंट ना आए आपके पास तो मेरी बात सिर्फ मानोगे, 3 महीने में जो काम बोलूंगा वो करोगे, नहीं करोगे फिर मेरी बात अप्लाई नहीं होती मेरे पे। देखिए, सबसे पहली बात, एक चीज, एक उसूल याद कर लो बच्चों, ऑनलाइन बेटा, यहां तक सारी चीजें आपको समझ आई है मेरी? एक उसूल बस आप याद कर लें, और वो ये है कि इस वक्त की जो दुनिया है ना, उसमें और जो प्रोफेशन में बैठे हुए लोग हैं, उनकी सोच में बड़ा फर्क आ चुका है। क्लाइंट्स की बात अभी चल रही है, अभी अभी सिखा देता हूँ अली मारूफ। देखिए, क्लाइंट्स की तरफ जाने से पहले मैं एक बात बताऊं, इस वक्त जो प्रोफेशन में बैठे हुए टैक्स एडवाइजर हैं, अव्वल तो ना रीजनेबल एडवाइजर भी किसी डिफेंस के एड्रेस से कम पे नहीं रहता यार इस वक्त। एक बड़ी सक्सेस स्टोरीज है, एक स्टोरी ऐसी है मेरे पास, एक केस, जस्ट सिंगल केस। मेरे पास स्टूडेंट आया, सर एक केस मिल रहा है, बट आपने मुझे टाइम देना है क्योंकि इट विल चेंज माय लाइफ। मैंने कहा बेटा हाजिर हूँ। सिस्टम मेरे पास लाया हुआ, केस उसने बताया, मैंने उसको उसका, चूंकि इनफॉर्मल गाइड करने वाला ये केस है, ये मेरा सीएटी का स्टूडेंट नहीं है, उससे पहले की बात है। मैंने उसको कहा अच्छा, केस समझा, मैंने उसको एडवाइस की, देखो कानून, क्योंकि उसको वो लॉ नहीं पता था ना, कहाँ कहाँ क्या लिखा है, मैंने उसको बताया, समझाया, पूरा हल निकाला। एक केस में जस्ट अ सिंगल केस, मगर केस बहुत बड़ा हाथ लग गया था ना। फी के 3 हिस्से हुए थे, 3, उसका तीसरा हिस्सा था। उस पैसे से जो उसको मिले, उसने डिफेंस में घर लिया, और उसके बावजूद इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे बच गए उसके पास। आई कांट टेल यू मोर डिटेल्स। एक केस, सिर्फ तीसरा हिस्सा मिला उसको। दिस इज टैक्स, दिस इज टैक्स। उसको कितना टैक्स आता था मैंने बता दिया, आके मेरे पास बैठ गया, सर लाइफ चेंज हो जाएगी भाईजान, सिर्फ हेल्प कर दो। इसका मतलब कुछ भी नहीं आ रहा था, सिर्फ वर्किंग नॉलेज थी, प्रॉब्लम सॉल्व मैंने करके दिया। आज तक दुआएं देता है मुझे, आज तक दुआएं देता है। मुझे चाहिए ये यार, और क्या चाहिए, दुआएं चाहिए बच्चों की। तो बात ये है, क्लाइंट कैसे मिलता है, इसका तरीका देखिए, अगर तो तुम अपने सीनियर को फॉलो करोगे, 5 क्लाइंट नहीं मिलेंगे तुम्हें। मुझे जाती तौर पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ उन वकला, जो इवन बड़े बड़े वकील हैं, बड़े बड़े उनके नाम हैं, ये नहीं जो टीवी पे आते, इतने बड़े भी नहीं, मतलब, मगर उन्होंने 30-30 साल लगाए, 35 साल लगाए, 25 साल लगाए,
मेरी जाती नॉलेज में ये चीजें आई हैं कि वो अपनी चेंबर का रेंट भी नहीं दे पाते, मगर वो टैक्स के एडवाइजर नहीं है, टैक्स वाले नहीं है। टैक्स वाला भूखा नहीं मरेगा। टैक्स वाले के साथ ये कभी नहीं सुना मैंने। टैक्स वाले का मैंने आज तक नहीं सुना कि वो चेंबर, उसके तो अपने ऑफिस होते हैं। टैक्स वाले रीजनेबल अगर एडवाइजर होते हैं तो हम उसके बारे में पता है क्या सुनते हैं। अभी मेरे पास एक साहब आए, बस सर एडवाइजरी छोड़ रहा हूँ, क्यों? बिजनेस करूंगा, थक गया हूं अब तो मैं ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो तो बिजनेसेस में चले जाते हैं क्योंकि इतनी इन्वेस्टमेंट आ चुकी होती है, इतना पैसा आ चुका होता है। तो आया कहां से? आया कहां से? अब लास्ट कंक्लूडिंग पॉइंट ये है कि भाई जो क्लाइंट है ना, उसके लिए एक उसूल याद रखोगे क्या? वो ये है कि आपकी जो नेटवर्क है वो आपके बराबर होगा किसके? नेटवर्क के। ये बुनियादी उसूल है फर्म बनाने का। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। नेटवर्किंग कैसे करते हैं ये भी सिखाऊंगा, बताता हूं अभी अभी आपको क्लाइंट कैसे बनते हैं। दो दो तीन तीन सौ जो पिछले बैच के बच्चों को मिले, कैसे मिले, कहां से मिले, मुझे तो सारी स्टोरीज बताई ना उन्होंने। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, ये उसूल अगर तुम याद रखोगे तो नेटवर्किंग के पुराने नहीं नए रास्ते अपनाओगे। ये नए रास्ते क्या है? ये है सोशल मीडिया, ये है नया मीडिया, सोशल मीडिया। अपना आज ही सब लोग, सब लोग जो इस वक्त हैं मुझे सुन रहे हैं, इससे क्या शुरू होता है, किसी को याद है? लिंक, कोई सोशल नेटवर्क है ऐसा कोई? कम, क्या है ये? लिंक्डइन। किसी ने सुना है लिंक्डइन? लिंक्डइन सुना है? किसका प्रोफाइल उस पर बना हुआ है? मेंटेन करते हो या बना के छोड़ा? किसी को लिंक्डइन का ना पता हो ऑनलाइन में, जिसको पता ही ना हो या जिसका प्रोफाइल नहीं है लिंक्डइन का, छोड़ दिया? जिसका ना हो, जिसका ना हो, अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ा क्लाइंट बेटा यहां से मिलेगा आपको, सबसे ज्यादा क्लाइंट आपको यहां से मिलेंगे। लिंक्डइन पे यू शुड बी नोन एज टैक्स वाला। आपके नाम के साथ होना चाहिए तारिक तुनू टैक्स वाला। कैसे लगेगा? टैक्स वाला लिखेंगे नहीं, जाने जाएंगे कैसे? मैं आपको इजाजत देता हूं आज, जो कुछ रोज मुझसे सीखोगे, जो सीखोगे तुम मेरी बातों को नोट करना, चैट जीपीटी से उन बातों को लिख के कन्वर्ट करा देना इनटू आर्टिकल्स, इनटू ऑब्जर्वेशंस, और उनको पोस्ट कर देना तुम अपने नाम से। मैं इजाजत दे रहा हूं, तुम देखो तुम्हें क्लाइंट ना मिले, मैंने कहा मैं टीचिंग छोड़ दूंगा। जिसको एक 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 क्लाइंट में लाइफ चेंज हुई थी ना, उसको यही एडवाइस मैंने की थी, वीडियो बनवाई थी। सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? शॉर्ट वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस। ये जो शॉर्ट वीडियोस होंगी ना, ये शॉर्ट वीडियोस किस चीज पे होंगी? ये होंगी लॉ में किसी न किसी पॉइंट पे आपकी शक्ल दिखनी चाहिए, दिखनी चाहिए। पहली वीडियो उसने बनाई ना मेरे स्टूडेंट ने, यकीन कर लो, पथेटिक वीडियो, पथेटिक। कल अगर उसको पता ना चले मेरी बात, मैंने आज तक उसको नहीं बताया यार, पथेटिक। ना आवाज, ना साउंड, ना कल, कुछ नहीं था। मगर चूंकि मेरा बच्चा था ना, तो मैंने क्या बोला? गुड जॉब, शाबाश, पोस्ट कर, पोस्ट कर। मगर उसका ग्राफ कैसे बढ़ा? फिर जो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, ऐसे ऐसे केस मिले। अब तो टाइम नहीं उसके पास यार, 10 दफा वादा करके कि सर आ रहा हूं मिलने, नहीं आया। सर क्लाइंट, सर क्लाइंट, मैं समझ जाता हूँ, सर क्लाइंट आए। भाई ठीक है, क्लाइंट है, काम करो तुम लोगों का। बेटा सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में प्रोफाइल जो होगा ना, लॉ में चेंजेस आई, मेरी जो पढ़ा रहा हूं, बस जाओ उसको पोस्ट करो, जाओ उस पर वीडियो बनाओ, छोटी छोटी वीडियो, छोटी।
किसने कहा है कि तुम्हें कोई टैक्स के तुम जाके व्लॉग करोगे बड़े बड़े? आहिस्ता 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 जब आप जाओगे ना, सबसे पहले तुम हैरान हो जाओगे जब लोग तुम्हें अप्रोच करेंगे, यार हमारा टैक्स का एक इशू है। फिर भागते आओगे मेरे पास, सर क्लाइंट तो आ गया, आता कुछ नहीं है। मैं बोलूंगा ले लो मैं गाइड करता हूँ, ले लो मैं गाइड करता हूँ। फिर इस तरह आपकी कहानी शुरू होगी। सोशल मीडिया पहला पहला फर्स्ट क्लाइंट मिलता है बेटा यहां से, सबसे बड़ा सोर्स ये। सेकंड सोर्स क्या है? सेकंड सोर्स है आपकी अपनी कम्युनिटी। अब ये कम्युनिटी क्या होती है? आपकी जात वाले, मेमन भाई, फैमिली, कजन्स, अब्बा के दोस्त, दोस्तों के दोस्त, ठीक है? ये लोग कम्युनिटी यहां से आते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं क्लाइंटेल बनाने की, वो ये है, और ये एडवाइस है मेरी। बाकी तो इंशाल्लाह चलता रहेगा, इस पे मेरा पूरा फर्म कैसे बनाते हैं उसमें पूरा एक वीडियो लेक्चर है, वो भी शेयर करेंगे आपसे कि हाउ कि फर्म कैसे बनेगी। ये तो सारी चीजें हम वहां सीखेंगे ना। मेरी एडवाइस पता है क्या है? इनिशियल क्लाइंट से तुम जो फी चार्ज करोगे वो होगी ये चार्ज करोगे तुम। फ्रॉम प्रीमियम टू प्रीमियम जाओगे। आई मेरी बात समझ? नए दौर के बिजनेस करने को सिखाऊंगा तुम्हें। नए दौर का बिजनेस कैसे होता है, नए दौर के बिजनेसेस के असूल ही डिफरेंट है। ये फ्रीमियम क्या है? फ्रीमियम क्या है बताओ? फ्रीमियम क्या है? फ्री में क्लाइंट का रिटर्न फाइल कर दोगे, फ्री में क्लाइंट का रिटर्न फाइल करोगे। मगर ऐसे नहीं कि उसको लगे इसके पास क्लाइंट ही नहीं थे, ऐसे नहीं, उसके भी तरीके अपनाओगे। अरे यार तुम्हारा नाम अच्छा लग गया, चल बेटा मेरी फी तो है बट तुम्हें नहीं चार्ज कर रहा। अरे यार अच्छा तुम तो ग्राई हो यार, चलो खैर है यार फी नहीं देना। मतलब फ्रीमियम से प्रीमियम तक। प्रीमियम का क्या मतलब है? क्या मतलब है? मर्जी की फी चार्ज करोगे तो इस तक कैसे जाएंगे? ये एक जर्नी होती है। प्रीमियम क्यों? क्योंकि नेटवर्किंग, वही बंदा 10 लोग आपके पास लाएगा, यार इसका भी तो कर दो, ठीक है? बहुत सारी और बातें होंगी डाउन द लाइन। आई होप कि मैंने आज आपको एक रन थ्रू दे दिया पूरा का पूरा कोर्स कंटेंट का। मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया प्रोफेशन का। कुछ और भी बातें हम करेंगे मगर डाउन द लाइन, जैसे जैसे हम क्लासेस को आगे लेके चलेंगे, ठीक है? ऑनलाइन बेटा होप के। अच्छा अब आपके जो क्वेश्चंस होंगे मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। कोर्स को रिकॉग्निशन है गवर्नमेंट से। बेटा गवर्नमेंट की रिकॉग्निशन, गवर्नमेंट की रिकॉग्निशन किस फॉर्म में होती है? गवर्नमेंट रिकॉग्निशन, हाँ बिल्कुल रिकॉग्निशन है, मगर किस फॉर्म में रिकॉग्निशन चाहिए आपको? रिकॉग्निशन के जो एक तरीका होता है डिग्री, डिग्री। अगर आपको गवर्नमेंट से रिकॉग्निशन चाहिए ना डिग्री की, तो आपको मैं बताता हूँ। अगर मैं इसे रिकॉग्नाइज, ये जो जिसने सवाल पूछा है बड़ा अच्छा किया बेटा, थैंक यू, ताकि ये मैं बता सकूं तुम्हें। देखिए अगर आप चाहते हो कि मैं सीएटी को, मैंने CAT नाम इसलिए रखा ताकि वो चार्टर्ड वाली धोखा ना हो। मैं चार्टर्ड तो नहीं हूं ना, तो मैं सर्ट इसलिए नाम चेंज कर दिया मैंने। CAT का मतलब है सर्टिफाइड एडवाइजर इन टैक्स। ओके, अगर तुम चाहते हो इसको डिग्री बनाऊं, मैं इसको ग्रेजुएशन बना देता हूं। कितने साल देने पड़ेंगे आपको? हैं कहाँ है 2 साल वाला? 4 साल दोगे मुझे बेटा, मैं तुम्हें दे दूंगा बेटा। 4 साल दो, नहीं लोगे? वो मकसद ही नहीं है उसका। चलो मैं चेंज कर देता हूँ भाई। इसको आप गवर्नमेंट की डिग्री चाहते हो ना, चलो मैं एक आपको कहता हूँ डिप्लोमा। आप अगर आपको डिप्लोमा चाहिए ना, आप कहो मैं इसको डिप्लोमा कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ बेटा। कितने साल देने पड़ेंगे आपको? 2 साल। सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का डिप्लोमा 2 साल का है। 2 साल दोगे बेटा? एग्जाम भी वो लेंगे, कोई बात नहीं है, नहीं दोगे। तो इसीलिए रिकॉग्निशन की जो तुम बात डिग्री की कर रहे हो, तो बेटा डिग्री नहीं है। हाँ रिकॉग्निशन की बात इस हद तक है कि किसी फर्म में जाओगे ना जॉब के लिए और बोलोगे ना सर तारिक, बेटा वही तुम्हें तुम्हारी रिकॉग्निशन है।
ठीक है, कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह फर्म्स को ये पता है। ओके, इस सेंस में रिकॉग्निशन है कि ये सर्टिफिकेशन है, इसकी सबसे बड़ी रिकॉग्निशन क्या है गवर्नमेंट की, ये रजिस्टर्ड है। अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसको ले जाऊं इस तरफ, और मैं किसी दिन ले जाऊंगा इसको इस तरफ, किस तरफ, ग्रेजुएशन की तरफ, ठीक है, मगर इस वक्त नहीं। ओके, क्लियर हो गई बात। तो रिकॉग्निशन क्या है, कोई इलीगल काम नहीं कर रहे यार, गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज है, हाँ उसी में, तो उसी का तो रजिस्टर्ड है बेटा, रजिस्टर तो कराया है ना मैंने उसको। अच्छा फिर क्या है बेटा, रिकॉर्डिंग शेयर होगी बेटा। ये कोर्स पहला मैंने फिजिकल कराया था, जो 2 किस्म के बच्चे, 2 लिए थे। जो फिजिकली आते थे, ये पूरी क्लास, पूरा हॉल भरा होता था, उनको मैं ऑनलाइन नहीं देता था। फिर ऑनलाइन वाला ऑनलाइन होता था, फिजिकल वाला फिजिकल होता था। मगर मुझे फिर एहसास हुआ कि यार ये प्रोफेशनल लोग हैं, फर्म से आ रहे हैं, किसी दिन कोई इंगेजमेंट होगी कोई, तो मैंने फिर कहा कि नहीं यार, तो फिर मैंने इसको ऑनलाइन कर दिया। फिजिकल भी है, ऑनलाइन भी है, जिसकी जो मर्जी है। ऑनलाइन वाला चूंकि पूरा मुल्क है, मैं तो पूरे मुल्क को पढ़ाना चाहता हूँ, इसीलिए ऑनलाइन है, क्योंकि मेरा मकसद है ट्रेन करना, सिखाना, स्किल देना, नॉलेज देना। और इस वक्त की टेक्नोलॉजी क्या है, पूरा मुल्क पढ़ा सकते हैं। इसीलिए हम रिकॉर्डेड वर्जन भी देंगे, लाइव वर्जन भी देंगे। जैसे आप मुझे लाइव इस वक्त सुन रहे हो, तो आपको ये रिकॉर्डिंग में भी मिलेगा, रिकॉर्डेड वर्जन रहेगा आपके साथ, ताकि आप उसको दोबारा देख सको। फिजिकल नहीं आ सकते, रिकॉर्डिंग देख लें, ठीक है। मगर मकसद यहाँ कोई इम्तिहान पास करना नहीं होना चाहिए। मैं पेपर का टेंशन तुम पे नहीं लाऊंगा इंशाल्लाह, कि तुम पेपरों पेपरों के नहीं, सीखने का शौक होना चाहिए, सीखने का। सीखो, सीखने की तरफ फोकस होगा, दिल लगे आपका पढ़ाई पे। पढ़ाई क्या है यार, पैसा है, ये वो पढ़ाई है जो कन्वर्टेबल इनटू मनी है। तो रिकॉर्डिंग मिलेगी बेटा। बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस अगर है तो आपको आईटीपी इजीली मिल जाएगा। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, आईसीए में यहाँ पे है, आईसीए में यहाँ पे है, एसीसी यहाँ पे है। आप यहाँ पे हो, आप अदर में नहीं हो, नथिंग में नहीं हो, आप इधर हो। आईसीए में को भी लाइसेंस बाय वर्चू ऑफ आईसीए में मिलता है, कोई और लाइसेंस नहीं चाहिए, आईटीबीपी नहीं चाहिए, आप अपनी फर्म बना सकते हो आईसीए में। मगर चूंकि वो उन बच्चों की प्रेफरेंसेस टैक्स कम होती है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लिया। मगर अगर आईसीए में एसीसीए, वो भी यहीं पे है, सीए के साथ है। कौन सी वाली सीए में है, जो कंप्लीट सीए करेंगे, ठीक है, ड्रॉप आउट नहीं, ये सीए वाली कैटेगरी है, सेम कैटेगरी है ये, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हैं यार। इस कोर्स में ना मेरी कम से कम रिक्वायरमेंट क्या है, सिर्फ इंटर है। मेरा मकसद यहाँ पे तुम्हें टैक्स की नॉलेज देना, स्किल देना है, ताकि तुम कमा सको। मेरी यहाँ पे इवन कोई मैट्रिक का बच्चा भी आ जाएगा ना, मगर उसमें इतनी समझ हो कि वो मुझे समझ सके, मैं उसको भी ले लूंगा। तो कोर्स के एडमिशन में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब आएगा, अगर ग्रेजुएशन नहीं किया है, आप चौथी कैटेगरी में काउंट होंगे। अगर ग्रेजुएशन किया होगा, आप इन तीनों में आ जाएंगे, दौड़ में आ जाएंगे, आप अच्छी दौड़ में आ जाएंगे। तो अगर किसी ने इस वक्त ज्वाइन किया ये काम सीखने के लिए, ताकि अपना काम थोड़ा सा कुछ कमा सके, ठीक है, मगर ग्रेजुएशन कर ले, अंडर ग्रेजुएशन में ये कोर्स ज्वाइन कर सकता है, कर सकता है। इसीलिए इस कोर्स की टाइमिंग है ही शाम के टाइम पे 7:30 बजे, ताकि वो पढ़ाई वढ़ाई कर चुका हो, फर्म से आ चुके हों, घर पहुंच चुके हों, ताकि ये क्लास अटेंड कर सके। 3 दिन रखेंगे, 3 दिन से ज्यादा क्लास नहीं रखेंगे। चौथी क्लास जो होगी वो रिकॉर्डेड होगी। दिन 3 होंगे। अब वो कौन से होंगे, एक दिन छोड़ के रखना मैं चाहता हूं इस दफा। मुझे नहीं पता कि ये आपको फिर कैसे, मगर जो आप बोलोगे वही करूंगा। मेरे लिए 3 दिन मुस्तकिल आना जरा थोड़ा थका देने वाला होता है, कि मैं रोज बच्चों की तरह जा रहा हूँ। अब मेरे लिए ना ये वो कोर्स नहीं है जो कि बच्चों की तरह पढ़ाया जाए। तो मंडे होगा तो एक दिन छोड़ के फिर एक एक दिन का गैप रखेंगे, ताकि आप अपनी जिंदगी के काम भी करें। टाइमिंग पहले करना, इस रिकॉर्डिंग देखें। लाइव आना चाहते हैं, लाइव आके बैठना चाहते हैं, हम देख लेंगे, हम अकोमोडेट करने की कोशिश कर सकते हैं। कि अगर कोई फिजिकल में आके ही पढ़ना चाहता है, ऑफिस से आके, अच्छी बात है, कुछ ऐसे होंगे यकीनन, इसीलिए हमने कहा फिजिकल भी हो, दोनों अवेलेबल है। ड्यूरेशन 6 मंथ्स है।
ड्यूरेशन इज 6 मंथ। फ्राइडे संडे से, संडे क्लास नहीं होती बेटा, क्योंकि मुझे मुर्शिद ने मना किया है। समझ गए भाई? हमने संडे जो है ना, आपको अब जरा घर पे रहे, बच्चों वाले होंगे आप भी, ठीक है ना? घर पे भी, घर भी है। सीए ड्रॉप आउट वाला स्टूडेंट इसके साथ ग्रेजुएशन कर ले, उससे बेहतर उसके पास, मैं बताऊं, अगर जो सीए ड्रॉप आउट इसको ग्रेजुएशन कर लेना, वो टैक्स पे जान लगा के प्रोफेशन बनाए, कल वो क्वालिफाइड लोगों को हायर करेगा। इसमें इतना पैसा है, इसमें इतना पैसा है। क्यों? मैंने देखा है ना यार। यार आप लोग कहेंगे कि सर हमें पैसे पैसे की बात करें, खुद क्यों नहीं कर रहे हैं? खुद टैक्स अफसर बन के बैठे हुए हैं। भाई मैंने भी कोशिश की थी, मुर्शिद नहीं माना। मैंने एक दफा प्लान बनाया, मेरी वाइफ वाज आल्सो ब्रीफली, शी वर्कड ब्रीफली एज असिस्टेंट कमिश्नर, देन शी रिजाइंड। उसको मैंने कहा यार छोड़, मैं भी जॉब छोड़ता हूँ और मैं आता हूँ एडवाइजर में, बड़ा पैसा कमा लूंगा। उन्होंने कहा मेरे बच्चे कमिश्नर के बच्चे कहलाएं, ये मुझे ज्यादा पसंद है। मैंने कहा ले भाई, अब तो बात ही बंद कर दी उसने। हमने कहा चलो फिर हम रिटायर होते हैं, मगर साथ साथ पढ़ाते रहेंगे फिर एजुकेशन में। मैंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम किया है मैंने एजुकेशन में। और सबसे बड़ी बात बताऊं, जब मुझे लगा ना कि मैं एडवाइजरी में मैं नहीं जा सकूंगा, क्योंकि मुझे तो घर वाले मानेंगे ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है बेटा, शादी करने के बाद आप गुलाम बन जाते हो, नौकर, तो घर के साथ चलना होता है, ठीक है? तो फिर मैंने सोचा नहीं, अगर ये नहीं कर सकता तो भाई मैं रिसर्च एजुकेशन, और फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा मैंने आजकल काम किया है ना, वो मेरी असिस्टेंट है। उसे पूछो आज क्या डिस्कशन था हमारा, एआई प्रोडक्ट, एआई। मैं इसको बैठ के कि कौन सा एआई आज तुम्हें मैं बता रहा था, जेनरेटिव और एजेंटिक एआई। मैंने कहा देख भाई, ये मुझे असिस्ट करती है। मैंने कहा देखो भाई, अब दुनिया चेंज हो चुकी है, मुझे इतना आ चुका है कि मैं प्रोडक्ट बना लूंगा, असिस्ट करो। हाँ बेहतरीन, बेहतरीन, ये सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम्हारा सॉफ्टवेयर हाउस पे है, बेहतरीन। तो उसमें अभी एक मतलब जो क्लाइंट है पॉसिबल कर रहे हैं, तो ये लॉ की कोई बना रहे एप्लीकेशन एआई, तो आपके लिए है ज्यादा। भाई ये तुम लोगों को बता रहा हूं, जो टेक सीखेगा और टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, वो डॉलर में कमाएगा। मुझे बताओ, सबसे बड़ा मार्केट दुनिया का कहाँ है? सबसे बड़ा मार्केट, कंज्यूमर मार्केट कहाँ है? कौन से मुल्क का है? यूएस। सबसे बड़ा टैक्स पेयर कहाँ है दुनिया में? यूएस। भाई पाकिस्तानियों के रिटर्न भी फाइल करोगे ना, पाकिस्तानियों के वहां के, यकीन कर लो इधर जागीरें खरीदोगे। पाकिस्तानी टैक्स बेस बनेगा आपका, पाकिस्तानी टैक्स में काम करो यार। समंदर है, कोई एक टैक्स थोड़ी है। मगर कानून आए तो सही, लॉ सीखे तो सही। नेक्स्ट, और कोई सवाल? फिजिकल क्लास होती है बेटा, लाइव आके ले सकते हैं कराची वाले बच्चे। वो कह रहा है कि अली 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 ने बड़ी जबरदस्त, अली मारूफ कह रहा है कि इस कोर्स की बेसिस पे हमें भी मुर्शिद मिल जाएगा इंशाल्लाह। कमाएगा तो फैसलाबाद से लाइव लो बेटा। फैसलाबाद से कैसे करोगे? फैसलाबाद से बेटा रिकॉर्डेड वर्जन, और रिकॉर्डेड वर्जन में और लाइव वर्जन में कोई फर्क नहीं है आजकल, ठीक है? चले भाई, आई होप कि आप सबकी क्वेरी सॉल्व हो गई है। अच्छा, पेपर शेड्यूल का मतलब क्या है? एग्जाम। अच्छा, ये एक स्टाफ में से इस वक्त लाइव क्या सितारा है? सितारा, आर यू लिसनिंग टू मी? अली, आप सुन रहे हो बेटा? हाँ सितारा, एक काम करो, आप अपना मैसेज, अपना नंबर ड्रॉप करो यहाँ पे ग्रुप में सबके लिए, फॉर ऑल, फॉर ऑल। अच्छा भाई, चेट बॉक्स में एक नाम है सितारा आईसी टेप, वो नंबर ड्रॉप कर रही है। ये सारी कोऑर्डिनेटर है इस कोर्स की, आपको सारी डिटेल बता देगी, ठीक है? फी से रिलेटेड एडमिन के सारे काम ये देखेगी, ठीक है? और इसके अलावा जो भी बात करनी हो इससे करें, ठीक है बेटा? और मुझसे भी कर सकते हैं ऑब्वियसली, जहां ये हेल्प नहीं करे तो मुझे बता देना। अच्छा, इसका नंबर लिख लें आप लोग भी, सितारा का। सितारा नंबर कौन सा वाला यूज होता है तुम्हारा? 033127036।
एलएलबी के कॉम्बिनेशन के साथ डेडली डेडली शायद वकला जो इस कमाते हैं ना बेटा, मैंने क्यों सोचा था कि टैक्स की जॉब छोड़ के और मैं भी वकालत ज्वाइन करूं, क्योंकि एक वकील साहब को हमने सरकारी वकील रखा था, बड़ा नाम था, और उसका मैं हेड ऑफ लीगल में था, मेरे साइन से चेक जाना था। जब मैंने चेक साइन किया ना तो तभी मैंने सोचा यार छोड़ यार, उसको हमने मिन्नत समाजत करके डिस्काउंट लिया था कि यार डिस्काउंट दे दे भाई, हम तो सरकार हैं। केसेस की नोयत ऐसी थी कि हाई कोर्ट में हम हार गए थे, एक टैक्स को हार गए थे, टैक्स लगाया था और वो हार गए, हाई कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया, तो सुप्रीम कोर्ट में केस जाना था एक वकील साहब का। आपको पता है उस एक केस के लिए उसने कहा यार ये तो फिर मैं मुफ्त में करूंगा तुम लोगों के लिए। हमने कहा सर कर दें यार, अब सीनियर एडवोकेट थे, मिनिस्टर भी रहे हैं, अब और नहीं बताऊंगा, पाकिस्तान के 95 लाख रुपए डिस्काउंट के बावजूद भी देने पड़े, मिन्नत समाजत करके भी ये। तो मैंने उसी वक्त तो सोचा था यार, उसी वक्त तो सोचा कि छोड़ यार भाई। और यकीन करें मैं चूंकि टैक्स में 20 साल से काम करता हूं, हमारे हाई कोर्ट में केसेस जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस जाते हैं, तो एज कमिश्नर मेरा फर्ज होता है वकला को ब्रीफ करना, बड़े बड़े टॉप के लॉयर्स, बड़े बड़े नामों को, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे जानते हैं। जब ब्रीफ करने, एक साहब बहुत बड़े लॉयर हैं हमारा केस लगा हुआ था सरकार का, तो मैं उनको कॉल की, कल सर केस लगा हुआ है मुझे लगा वो शायद कल केस चलाने के हक में नहीं है, तो मैंने उनको कहा मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं उनके ऑफिस चला गया, ऑफिस से जाते हुए मैं जाके उनको ब्रीफिंग दी कि किस तरीके से क्या है, तरीके से मेरे ही आर्ग्यूमेंट जो मैं उनको बताए थे ना, अगले दिन दिए केस जीत गए। मैं कहा यार तो मैं क्यों नहीं करता। एक दफा एक वकील साहब को हाई कोर्ट में मैं ब्रीफिंग दे रहा था एक केस पे, बड़े नाम है, बड़े बड़े नाम है, वो मुझे देख रहे हैं, देख के फिर मुझे कहते तुन्नी साहब आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैंने कहा क्या मतलब सर। कहते यार जितना तुम जानते हो छोड़ो टैक्स की नौकरी, वकालत में आ जाओ। कहते यार तुम जितना, क्योंकि वो जो पढ़ाने उस्ताद वाला और जो चीजें रिसर्च, तो जो मुझको में, तो बेटा जो वकील वकालत के साथ इस कोर्स को करेगा वो तो डेडली कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वही हाई कोर्ट से। आपको पता है वकील क्यों कमाता है? वकील इसलिए कमाता है कि हमारे पास लिटिगेशन रेट क्या है, लिटिगेशन रेट क्या है हमारा? 100%। 100% लिटिगेशन है, इसका मतलब हर नोटिस पे जो ऑर्डर होता है ना वो सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। इसका मतलब जितना एफबीआर काम करता है सारा वकील के हत्थे चढ़ेगा। अब जी देखें पहले क्लाइंट किसको मिलते हैं, पहला पहला क्लाइंट किसको मिलता है सुने, सीए को मिलता है, और किसको मिलेगा? आईटीपी को मिलेगा, और किससे मिलेगा? अदर्स को मिलेगा, या किसी वकील को नहीं। इनको जब केसेस मिलेंगे तो सारा मार्केट ये कैप्चर करके बैठे होंगे ना, इस हद तक कैप्चर करके बैठे होंगे। पता है इनके पास जो काम आता है ना वो कौन सा काम होगा? कंप्लाइंस है, कंप्लाइंस का काम ये करते हैं, वकील भी करते हैं मगर ये जो काम करते हैं। उसके बाद ये कौन सा काम करते हैं? रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद ये लिटिगेशन भी करते हैं, मगर लिटिगेशन इनकी कहां तक जाती है? ट्रिब्यूनल तक। और जो केसेस ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट जाते हैं, इन सबके हाथ से निकल के वकील के पास जाते हैं। हाई कोर्ट में सिर्फ कमाता ही बेटा एलएलबी है। सारे टैक्स के केसेस सारे जो सीएस के पास थे, जो आईटीपी के पास थे, जो सबके केसेस थे, वो सारे के सारे जब हाई कोर्ट जाते हैं ना तो वो सीए ही उसको रेफर कर रहा है किसी वकील को, यार ये हाई कोर्ट में तो देख ले। फिर वो उनको रेफरल की बात करता है, यार रेफरल मिल जाएगा तुझे। इसका मतलब है हाई कोर्ट का मार्केट एक्सक्लूसिवली एलएलबी के पास है, एक्सक्लूसिवली। सुप्रीम कोर्ट एक्सक्लूसिवली एलएलबी के पास है, इधर कोई जा ही नहीं सकता। तो वकील अगर थोड़ा सा मेहनत करे ना, सिर्फ नीचे केस ही नहीं उठाते यार, अच्छा वकील नीचे का केस ही नहीं लेता। वो क्या है बच्चों वाली बातें यार, हम तो हाई कोर्ट पे बात करो हमसे। ये नहीं कि वो काम नहीं करते, बहुत वो कला है जो नीचे प्रैक्टिस करते हैं। इसका मतलब है एलएलबीज दो किस्म के मिलेंगे आपको, एक वो जो इनके साथ खड़े हो जाते हैं इधर एलएलबी, ये फिर हाई कोर्ट नहीं जाते, ये हाई कोर्ट भी जाते ही नहीं है, इनके पास इतना पैसा आ जाता है कंप्लाइंस करा के, ये इधर ही खुश होते हैं फिर।
और एक वो होते हैं जो कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वाले होते हैं, फिर वो इधर नहीं आते। दोनों चलाना मुश्किल होता है, कंप्लाइंस भी कराऊं और छोटे छोटे केसेस भी लूं, तो बहरहाल मगर जिसको जो मिल जाए। तो अगर कोई एलएलबी, जिसने पूछा था ना कि एलएलबी साथ करेगा, तो उसका तो बहुत अच्छा है। सारे कोर्स में पढ़ाऊंगा जी बेटा, मैं ही पढ़ाऊंगा सारे कोर्स, क्योंकि कोई और पढ़ाने वाला है ही नहीं। किसको पढ़ाऊं यार, किसको बोलूं? अभी मैंने ट्रेन करने की कोशिश की है किसी जगह, कोई जब मैं डिग्री बनाऊंगा तो फिर आप लोग भी पढ़ाना, मेरे स्टूडेंट्स जो आएंगे वो पढ़ाएंगे फिर, क्योंकि उसमें कोर्स बढ़ जाएंगे, 4-4 साल का कोर्स बन जाएगा। अभी तो 6 महीने का है, तो मैं ही पढ़ाऊंगा। बुक्स कौन सी यूज करेंगे, मैनुअल कौन से यूज करेंगे? देखिए इस दफा ना, मैंने जैसे कहा कि मेरा मकसद है प्रैक्टिकल, ज्यादा वर्क। बेटा आपके पास लाजमन 2-3 किताबें होंगी। सबसे बड़ी जो किताब आपके पास होगी ना बेटा, बुक, वो बेयर एक्ट होगा। क्योंकि जब आप कोर्ट में अपियर होते हो ना बेटा, तो नोट्स नहीं चलते, मैनुअल नहीं चलता। वहां जाके बोलोगे ना सर तारीख चुनियो के मैनुअल में लिखा है, वो कहेगा यार ये क्या है, कानून थोड़ी है वो, सेक्शन में कहाँ लिखा है, एक्ट में कहाँ लिखा है। ठीक है, तो इसीलिए आपके पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस होना चाहिए। अच्छा, आपके पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इस वक्त, आज कौन सा महीना चल रहा है, जनवरी, तो इस वक्त अगर कोई, ये याद रखिएगा कि जून में अमेंडमेंट्स होती हैं फिर, तो अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस किसी के पास ऑलरेडी है, अपडेटेड, अपडेशन जरूर देख ले कि वो अपडेटेड हो, फाइनेंस एक्ट 2024 तक का हो। नहीं, मेरे लिए ये भी काफी है कि सॉफ्ट कॉपी यूज करो। ओके, तो बेयर एक्ट यूज करेंगे हम, लॉ यूज करेंगे हम, कोई नोट्स यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मैं अपनी तरफ से जो कहीं कहीं पे चीजें होंगी, जो नोट्स होंगे, मैंने पिछले दोनों बैचेस में नोट्स पे सख्त पाबंदी लगाई थी, मगर अब नहीं लगा रहा। आपको मैं दे दूंगा, आपको चीजें दे दूंगा, शीट्स दूंगा, नोट्स दूंगा, क्योंकि आपको वो अपने लर्निंग में काम आएंगी। ठीक है, और कुछ सीएसएस में ये सब्जेक्ट अकाउंटिंग वाले सब्जेक्ट में काम आता है। एक सब्जेक्ट है सीएसएस में, अकाउंटिंग एंड ऑडिट। उसके 5 सेगमेंट है, 5 200 नंबर का है, उसमें एक सेगमेंट टैक्सेशन का है। तो वहां सिर्फ 200 मार्क्स के पेपर में एक हिस्सा है टैक्सेशन, अलग से सब्जेक्ट नहीं है। बाकी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है बेटा? क्लासेस का शेड्यूल अभी स्टार्ट कर देंगे। एक काम जरूर कीजिएगा कि जो व्हाट्सएप ग्रुप हो ना, वो ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप जो अनरजिस्टर्ड है ना इस वक्त, जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। और मैंने जो ये नंबर शेयर किया है ना, आपको अगर कुछ भी गाइडेंस लेनी हो, ये इस नंबर से आप लिंक करेंगे, सितारा मलिक, सितारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप ऐसे बच्चों से शेयर कर दीजिएगा। मुइन इस नंबर पे मैसेज करो, सितारा ये ग्रुप लिंक कर देना। ठीक है, सही है। कराची आना पड़ेगा, क्यों भाई? कराची घर से बैठो पढ़ो, ऑनलाइन को वो अटेंशन मिलेगा फिजिकल का। अच्छा मुइन, आपने कभी सीए की क्लासेस देखी है हमारी? मुइन, आपने कभी सीए की क्लासेस देखी हैं ऑनलाइन? मुइन, आपने मुझे बेटा डायरेक्ट मैसेज किया था, अगर आप इस वक्त क्लास में हैं, क्योंकि अभी अभी आपका मैसेज मिला है। चले, करंटली ले रहा हूँ। ओके ओके ओके, आपने जवाब दे दिया है। देखो, एक चीज बताऊं, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो ये वाला कोर्स है ना मुइन, ये सीए से मुख्तलिफ है। सीए की क्लासेस में और इसमें फर्क है। सीए में ना मेन मकसद क्या होता है हमारा, तुम अगर क्लास ले रहे होगे तो तुम्हें याद होगा, हमारा थ्रू आउट मकसद होता है पेपर पास कराना, कोर्स कंप्लीट करना। ठीक है, वहां फोकस डिफरेंट है, यहाँ फोकस सिर्फ लर्निंग और स्किल है। तो लर्निंग एंड स्किल की वजह से जो ऑनलाइन का बच्चा होता है हमारा, बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो ऑनलाइन का, आपको शायद लगेगा कि उसमें, आपने अभी कितनी दफा बोल रहे थे सवाल सवाल में ऑनलाइन को तवज्जो दे रहा हूँ, तो ऑनलाइन को शायद तवज्जो ज्यादा ही मिल जाती है। तो ये नहीं समझे कि ऑनलाइन को तवज्जो नहीं होती, ये कोर्स है ही हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब है ऑनलाइन को भी इक्वल अटेंशन मिलेगा। तो कराची आने की जरूरत नहीं है, जहां पे हो वहां से इस क्लास को लेना शुरू कर दो। ठीक है,
मेरा ख्याल है कि लेट्स एंड द सेशन टुडे, और फिर हम एक ग्रुप, और दूसरा इसके लिए जरूरी है आप सब कांटेक्ट पॉइंट के साथ आ जाओ। अच्छा, ये थोड़ा रेलिवेंट सवाल है कि बेस बिल्कुल नहीं है, बेस टेक्स्ट की बिल्कुल नहीं है, क्या मुश्किल होगा? बेटा इसी चीज को जहन में रखते हुए मुबीन, कि जिनकी बिल्कुल बेस नहीं है, तो मैंने अभी कहा था ना कि मैंने देखो यहाँ लॉयर के लिए, एलएलबी के लिए टैक्स की नॉलेज जब रखी थी कितने परसेंट रखी थी? 0। ये देखो, तो बेटा बेस तो इसका भी नहीं है यार, तो बेस तो बनाना पड़ेगा ना मुझे। मैंने यहाँ कोर्स में क्या लिखा था? ये देखो 30%, ये क्या करूंगा? ये बेस बनाऊंगा ना यार, तभी तुम वो काम कर सकोगे ना। तो बेस बनाऊंगा तो आगे बढ़ेंगे ना। तो आपके इनिशियल क्लासेस हर सब्जेक्ट की बेस वाली होंगी, ठीक है? चलें, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस, और लेट्स होप कि ये जर्नी आपके लिए यूजफुल रहेगी। और मेरी इंशाल्लाह आपसे ये बात, अल्लाह करे कि मैं इस लायक रहूं कि आखिर में ये बोलूं कि देखो जो मैंने पहले दिन कमिटमेंट की थी मैं पूरी कर रहा हूँ, ठीक है? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ये 6 महीने मेरे लिए बड़े चैलेंजिंग रहेंगे, बट मैं पूरी मेहनत करूंगा आपके साथ, ठीक है? थैंक यू, जज़ाकल्लाह। और कोई फर्दर आपको क्वेरी हो तो मेरा नंबर भी आपके पास है, सितारा का नंबर भी आपके पास है। एडमिन से रिलेटेड सारी बातें सितारा से पूछें, और अगर कोई कोर्स से रिलेटेड हो तो फिर आप मुझसे पूछें। ठीक है, जज़ाकल्लाह बेटा, अल्लाह हाफिज। स्मॉल सिटीज में क्लाइंट वाला उजेर जो है ना, ये आपकी भूल है। स्मॉल सिटीज में टैक्स क्लाइंट कैसे मिलते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसको मैं आंसर करना चाहता हूँ। स्मॉल सिटीज में रेस्टोरेंट कितने होते हैं? किस सिटी में हो? चलो बताओ मुझे, किस सिटी से हो? स्मॉल सिटी में कितने रेस्टोरेंट्स होते हैं? हर रेस्टोरेंट को, जिस रेस्टोरेंट में भी एसी लगा हुआ है, उसको सिंध रेवेन्यू बोर्ड, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के लिए रजिस्टर होना पड़ेगा। आटा कहाँ से आता है? शॉप्स कहाँ से आती हैं? आपको पता है, ये छोटे छोटे, आपको एक चीज सिर्फ समझानी है कि जिन सिटीज की जो बात करें ना, वाकई आज टैक्स का काम कम है, मुल्क को टैक्स चाहिए, उन तक भी जाएंगे। मैं रिलेटिवली स्मॉलर, इतना भी खैर छोटा नहीं है, बट कराची के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है वो लाड़काना। तो मुझे लगता था कि लाड़काना में यार टैक्स की क्या है, तो मुझे लाड़काना का किसी महफिल में एक एडवाइजर मिले जिनका नाम सुना था, मिलने आए मुझसे। उनको पता चला टैक्स ऑफिसर, मेरे तब पता चला ये सेम मोहल्ले में रहते हैं। मुझे किसी ने उनके बारे में जब बताया ना कि उनके पास कितना पैसा है, और लाड़काना की कितनी प्रॉपर्टीज उनकी हैं खुद की, तो मेरे दिल ने कहा कि यार टैक्स छोड़ के मैं लाड़काना का एडवाइजर बन जाऊं। बेटा बात यह है कि ऑब्वियस सी बात है, और टैक्स की नॉलेज में छोटे छोटे जो शहर होंगे ना बेटा, वो भी, बस बहरहाल अब मैं इस पे बात नहीं करूंगा, ताकि फिर आपको आगे चल के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गाइड करूंगा, तुम खुद ही ये बात बताओगे, ठीक है? चले भाई, जज़ाकल्लाह बेटा, अल्लाह हाफिज। शेड्यूल बना के ना जरा आप, सितारा और मारूफ, शेड्यूल बना के ना जरा डाल दीजिएगा, ताकि इनको पता चले क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है, ठीक है? चलें, अल्लाह हाफिज।